बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। हमेशा की तरह एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं, क्योंकि नाज़रीन नए साल का आगाज़ हो चुका है, तो हम चाहते हैं नए साल के साथ कुछ नई चीज़ों को हम सामने लेकर आएँ, उनके ऊपर हम डिस्कशन करें। क्योंकि जिस तरह से जितनी रफ्तार तेज़ रफ्तार से ये हम तरक्की की जाने बढ़ रहे हैं, चीज़ें बदलती जा रही हैं और तरक्की के तकाज़े डिफरेंट होते जा रहे हैं, डिफरेंट चैलेंजेस का हमें जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो क्यों ना ऐसी चीज़ों को लेकर हैं जिनका प्रैक्टिकली जिनकी हमें बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, या जिन पे अमल करने से, जिनको अमल में लाने से या कुछ चीज़ों को बेहतर करने से हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। नाज़रीन, आज के टॉपिक की बात करूं तो यकीनन प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा बहुत उसके साथ एक लिंक है। चाहे हम इनफरादी सतह पे बात करें या इज्तिमाई सतह पे बात करें, यकीनन मुआशरे की जब हम बात करते हैं तो उसमें हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी आ जाती है। माशरती ज़िंदगी में जब देखते हैं, दूसरों की फ़िक्र की जब बात करते हैं, और मैं जब मौजूदा दौर को देखती हूँ नाज़रीन, या फिर कह लें हर दौर की जब हम बात करते हैं, इंसान कहीं ना कहीं खुद गर्ज जो है वो हमें दिखाई देता है कि पहले वो अपनी फ़िक्र करता है, अपने बारे में सोचता है, अपने मफादात के लिए वो लड़ता है, वो एक जद्दोजहद का उसका जो सिलसिला है वो जारी रहता है। लेकिन अगर ये सिलसिला, अगर इस्लाम की भी बात करें, वो कहते हैं ना, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करो, फ़िक्र करो, अपने साथ साथ दूसरों की भलाई का भी सोचो। जहाँ अपना फ़ायदा चाहते हो, अपनी भलाई चाहते हो, अपने लिए खुशियाँ चाहते हो, वही दूसरों का भी ख्याल रखो। तो जब इन चीज़ों को देखें और मुआशरे को देखें और इस्लाम की चीज़ों को साथ लेकर चले, तो यकीनन ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है, यकीनन ये मुआशरा इस्लाह पा सकता है, यकीनन ये मुआशरा कामयाब हो सकता है। लेकिन बात आज होगी कि ये माशरती ज़िंदगी में दूसरों के फ़िक्र और मुआशरे की इस्लाह जो है वो कैसे मुमकिन है। यकीनन जैसे मैंने बात की कि हर दौर में इंसान अपनी फ़िक्र करता है या अपने बारे में सोचता है। अगर साथ ही इस वक्त मौजूदा दौर की हम बात करें, आज के माशरे की, आज के फ़र्द की बात करें, इनफरादी सतह पर या इज्तिमाई लिहाज से देखें, तो हमें पहले सबके बारे में सोचना चाहिए। जब आप सबको साथ लेकर चलते हैं तो आप भी कामयाब होते हैं, आपका मुआशरा भी इस्लाह पाता है। तालीम की जब बात करते हैं नाज़रीन, एजुकेशन हमें क्या सिखाती है? यही सिखाती है कि आपने मिलजुल कर रहना है, मिलजुल कर सर्वाइव करना है। अपने साथ साथ आपने, आपके जो इर्द गिर्द का माहौल है, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस मुआशरे का आप हिस्सा हैं, उसका आपने ख़याल रखना है, उसको कामयाब बनाने की आपने कोशिश करनी है। लेकिन इस वक्त तालीम की जब बात करते हैं नाज़रीन, तालीम भी हमें डिवाइड होती हुई दिखाई देती है। यानी अपर क्लास के लिए कुछ और तालीमी निज़ाम हमें दिखाई देता है, मिडिल के लिए कुछ और जब लोअर तबके की बात करते हैं, वो तो बिल्कुल ही जो है वो तालीम से हमें दूर दराज जो है वो दिखाई देते हैं। यानी कि उनके लिए तालीम मैटर नहीं करती या ज़्यादा वैल्यू नहीं वो देते। बस अगर किसी ने एजुकेशन हासिल कर ली तो ओके फ़ाइन, नहीं तो उन्होंने अपने कारोबार की तरफ उनका रुझान हो जाता है, कमाई की तरफ उनका रुझान हो जाता है। तो जब तालीमी निज़ाम यकसा नहीं होगा, सब की अव्वलीन तरजीह नहीं होगी एजुकेशन हासिल करना, बुनियादी तालीम हासिल करना, तो ना तो ये हम जो अपनी फ़िक्र की बात कर रहे हैं, अपनी इस्लाह की बात करें या मुआशरे की इस्लाह की बात करें, ये किसी भी लिहाज से मुमकिन नहीं हो सकती हैं। ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है, बहुत बेसिक ये पॉइंट्स है जिनको मैं अक्सर प्रोग्राम में जब हम बात करते हैं अपने मेहमानों से, जब हम जानते हैं कि ये जो जितनी भी हम चीज़ें, जितने भी हमारे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं, अगर इनका हाफ भी हम अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करना शुरू कर दें, तो बिलीव में नाज़रीन, ये जो हम इतनी स्ट्रगल करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं और इतनी वो पुरुमीद भी रहते हैं कि ज़िंदगी कामयाब होगी, ज़िंदगी खुशहाल होगी, लोग जो है वो हमारे रिस्पेक्ट करेंगे, हमारा एक मकाम होगा, वाह होगी, वो आपको उसके लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप दूसरों का ख्याल करना शुरू कर देंगे, दूसरों की फ़िक्र करना शुरू कर देंगे, और अपने साथ साथ आप अपने माशरे की इस्लाह करेंगे। उसको आप, जो आपकी ज़िम्मेदारी है, जो आपका एक रोल है माशरे के अंदर, माशरे की इस्लाह करने के अंदर, जब आप उसको समझेंगे, सर अंजाम देंगे, तो यकीनन आप भी कामयाब होंगे और ये मुआशरा भी तरक्की करेगा। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है कि सिर्फ हमने बातें नहीं करनी है,
बातें देखो, किताबें भरी पड़ी हैं, लफ्ज़ी लिहाज से देखा जाए तो आपको बेशुमार कॉलम मिलेंगे, बेशुमार बुक्स मिलेंगी। आप अगर सोशल मीडिया पे जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाएँ, आपको दीगर प्रोग्राम्स मिलेंगे। बात आ जाती है कि अमल क्यों नहीं हो रहा, अमली तौर पे हम लोग नाकाम क्यों हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं नाज़रीन जिनको आज हम डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि हमारे टॉपिक्स इतने वसी टॉपिक्स होते हैं कि हम तो कोशिश करते हैं कि इन डिटेल उसको डिस्कस कर सकें, लेकिन इतना वसी टॉपिक होता है कि हमें उसके जो मेन पहलू है सिर्फ वही हाईलाइट करते हुए ये प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मेहमानों की जाने पड़ती है, उनका तारुफ करवाती हूँ ताकि ये जो इतना ज़बरदस्त टॉपिक है जिसके कुछ पहलू मैंने बयान किए और मज़ीद जो है वो हम हमारे यकीनन मेहमानों से जानेंगे। हमेशा आप लोग जानते हैं कि हमारी टीम की जानिब से जैसे टॉपिक बहुत ज़बरदस्त सेलेक्ट होता है, इसी तरह बहुत ज़बरदस्त गेस्ट का इंतखाब किया जाता है जो कि माशाल्लाह से ना सिर्फ हमारे प्रोग्राम्स के अंदर अपनी खिदमत सरंजाम देते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि अगर सोसाइटी की बात करें, आप देखिए किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए इस मुआशरे के इस्लाह में जो है वो अपने रोल प्ले किए हुए हैं। हमारे आज के पहले मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, अब माहिर तालीम है, प्रोफेसर इरफान सादिक साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू सो मच नाज़रीन। हमारे बाकी मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को ये बताना चाहूँगी आज के टॉपिक पे अगर आप बात करना चाहते हो, अपनी राय का इज़हार करना चाहती हूँ कि किस तरह से हम दूसरों की फ़िक्र करते हुए माशरती ज़िंदगी के अंदर दूसरों की हम फ़िक्र करते हुए कैसे इस माशरे की इस्लाह को मुमकिन बना सकते हैं, किस तरह से अपने रोल प्ले कर सकते हैं, किस तरह से अपने ज़िम्मेदारी को हम समझ सकते हैं। तो इस पर अगर आप अपनी राय का इज़हार करना चाहते हो, कुछ इंक्लूड करना चाहते हो, मेहमानों से बात करना चाहते हो, तो लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ ओवरसीज़ की, तो हम डेफिनेटली नहीं भूलें, आप लोग भी हमें लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। मेहमानों से बात करना चाहते हो तो भी लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी इरफान साहब, जब तक बाकी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमें ज्वाइन नहीं करते, आप ही से हम जानते हैं माशरती ज़िंदगी में हम दूसरों की फ़िक्र की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, माशरती ज़िंदगी की अगर हम बात करें और उसके अंदर फिर हम माशरे की इस्लाह की जब बात करते हैं तो उसमें हमें ये देखना होगा कि माशरे की जो इकाई है वो एक फ़र्द है और फ़र्द मैं हूँ। हर बंदा ये सोचे कि अगर मैंने माशरे की इस्लाह करनी है तो सबसे पहले मैं अपने आप से स्टार्ट लूँ। वेरी ट्रू। और अगर हम अपने आप को इस्लाह की तरफ ले जाएं, अपनी इस्लाह कर लें, तो माशरा ऑटोमेटिकली जो है ना वो खुद ब खुद उसकी जो है ना वो इस्लाह भी होगी और वो बेहतरी की तरफ, राइट वे की तरफ जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल है, मसलन आप घर में हैं ना अपने बच्चों के साथ, आप अगर आप खुद एक गलत काम कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी ऑटोमेटिकली उस गलत काम की तरफ जाएंगे। मुझे एग्जांपल याद है अपने दोस्त की। मैंने एक दोस्त, वो जब यंग एज में था मेरे साथ, तो जब वो स्मोकिंग की तरफ उसने थोड़ी सी उसकी तवज्जो हुई या उस तरफ जाना उसने शुरू किया, तो मैंने उसे मना किया। मैंने कहा यार ये अच्छी चीज़ नहीं है, आप इसको छोड़ दें। तो कहता मेरे अब्बू भी तो पीते हैं। अच्छा, मतलब वो फ़ौरन से ही जस्टिफाई कर रहा था अपनी बात को, किसके साथ, अपने अब्बू के एक्शन के साथ। तो इससे ये होता है कि जब हम चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हमारे बच्चों की इस्लाह हो, हमारी सोसाइटी की, हमारे लोगों की, तो फिर उस स्टार्ट हमने अपने आप से लेना पड़ेगा। हम खुद अपने आप को की इस्लाह करेंगे तो माशरा खुद ब खुद इस्लाह की तरफ जाएगा इंशाअल्लाह। एग्जैक्टली नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल के साथ प्रोफेसर साहब ने बताया। देखिए वालिदैन की यहाँ पे बात आती है कि बच्चों की अगर बात करें तो वो आपको जब आप उनको बताएंगे इससे वो नहीं समझेंगे, पर इस पर जो आप उनके सामने एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह का आपका रवैया है, जिस तरह आप अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो इस पर इंशाल्लाह आगे चल के हम बात करेंगे। बहुत वसी टॉपिक है, बहुत कुछ आज हमें जानने का और सीखने का मौका मिलेगा। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। सचरा में दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। इंतहाई अहम टॉपिक जिस पे डिस्कशन का सिलसिला जारी है। तो जब आप इंडिविजुअली इनफरादी सतह पे जब आपकी इस्लाह हो जाएगी तो यकीनन हर अगर फ़र्द, माशरे का हर फ़र्द जो है वो ये सोचना शुरू कर दे कि सबसे पहले मैंने अपने आप को संवारना है, ख़ुद की इस्लाह करनी है, तो यकीनन माशरे की इस्लाह तो ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये सोचूं मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन जो मेरे सामने बैठा है या जो मुझे देख रहा है, जो मुझे सुन रहा है, मुझे इसकी इस्लाह करनी है, डेफिनेटली नाज़रीन प्रॉब्लम जो है वो यहाँ से शुरू होती है कि जब हम समझते हैं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई गलती, खामी, कोताही कुछ भी नहीं है, मैं जो बात करता हूँ या करती हूँ, जो एक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ,
وہ بالکل پرفیکٹ ہے. تو یہاں سے بگاڑ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, جو کہ اس وقت معاشرے میں ہمیں کہیں نہ کہیں دکھائی ضرور دے رہا ہے کہ ہم دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ سامنے والا غلط ہے, جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے, جو پہن رہا ہے وہ غلط پہن رہا ہے, جو بات بول رہا ہے وہ غلط بول رہا ہے. تو جب یہ چیزیں آ جاتی ہے دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی اور اپنے آپ کو بھول جانے کی, یہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے, اور اسی بگاڑ کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے. اور آج انہی تمام تر چیزوں کو ہم زیر بحث لائیں گے. لائیو کال کے سے آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. عرفان صاحب, اخلاق کی بات کریں, معاشرے کی بات ہو رہی ہے, یقیناً اخلاق کی بات کریں, علم کی بات کریں, عمل کی بات کریں, ان چیزوں سے کس طرح سے جو ہے وہ دوسروں کی فکر کرتے ہوئے معاشرے کی اصلاح کو ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر ہم علم اور اخلاق کی آئینے سے اگر ہم اس معاشرے کی اصلاح اور تربیت کو دیکھیں تو اس میں نا کسی بھی جگہ پر اصلاح کے دو طریقہ کار ہو سکتے ہیں. اسلام میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہمیں یہ دو ویز نظر آتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ جب اپنا میسیج, اپنا پیغام کسی کو آپ پہنچا رہے ہیں تو زور زبردستی کے ساتھ پہنچائیں, اس میں سخت روی ہو, اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہا تو اس پہ آپ انتہا پسندی کی طرف چلے جائیں. ایک تو یہ راستہ ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ راستہ ہے جس سے ہمیں اسلام بھی روکتا ہے, جس سے ہماری جو اخلاقی روایات ہیں وہ بھی ہمیں روکتی ہیں, اور جو ہے نا وہ ایک بحیثیت ایک انسان کے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ملتی کہ ہم کسی کے ساتھ سخت رویہ اختیار کریں. اسلام جس رویے کی جو ہے نا وہ ترویج کرتا ہے اور حکم دیتا ہے وہ دوسرا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنا میسیج کسی کو پہنچانا ہے تو پولائٹ وے کے ساتھ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی پیغام دیا کہ آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. اس سے مطلب ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے نا, جس طرح ایک مکھی آتی ہے نا پھول کے اوپر, وہ پھول سے اپنا رس لے کے چلی جاتی ہے لیکن پھول کو بھی کچھ نہیں ہوتا. بالکل. عرفان صاحب ایک کالر ہیں, کالر کے بعد آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی, محمد اشرف صاحب نے ہمیں جوائن کیا کراچی سے. السلام علیکم اشرف صاحب. وعلیکم السلام میڈم. میڈم, آپ کا یہ جو ٹاپک ہے یہ تو اس میں بیس کرتا ہے کہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے ذاتی اصلاح, اخروی نجات. یہ ہمارا پیش نظر ہونا چاہیے. ہر انسان کامیاب جبھی ہوگا جب ذاتی اصلاح کی بات ہوتی ہے اور اخروی نجات کی. یقیناً دوسروں کو جو بھی مشورہ دے گا وہ اللہ رسول کے فرمان کے مطابق ہی دینا چاہیے, ورنہ اس کی اخروی نجات تو ہوگی نہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اصلاح ضرور کرے. علم کا حصول ہونا چاہیے, اور علم بھی ایسا ہو خاکائی نہیں, وہ نہیں, سینٹرلائز, مطلب کہ سینٹرلائز علم جو مطلب ایکسیپٹیبل ٹو آل ہو. تو اس کے لیے کیا نام ہے, ظاہر ہے قرآن و حدیث تو ایسے نظر ہونا ہی چاہیے, تو وہ تو ضروری ہے, لیکن اور انوائرمنٹل ایجوکیشن بھی اس کو ہونا چاہیے میرا خیال میں. آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں آگے. جی ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ اشرف صاحب, بہت شکریہ. جی عرفان صاحب. جی, میں بات کر رہا تھا, ماشاء اللہ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ علم جو آپ نے آگے پہنچانا ہے وہ سینٹرلائزڈ ہونا چاہیے. بالکل. وہ اس میں کسی ایک سائیڈ کو آپ نہ فوکس کر رہے ہوں, بلکہ سینٹرلائز ہو کے چلیں, میانہ روی کے ساتھ چلیں, درمیانی راہ کو لے کے چلیں, تو یقیناً آپ جو ہے نا وہ معاشرے کی اصلاح کی طرف بہتر جا سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں, آپ نے کوشش ضرور کی ہے ہدایت کی طرف لانے کی, اپنی قوم کو, اپنے قبیلے کو, ان کو دعوت دی ہے, میسیج دیا ہے. ایون کہ آپ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے اتنی کوشش کی, اتنی زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑ گیا قرآن مجید میں کہ لعلک کا باخ میں نفسہ کا لا سارہم, کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پیچھے ہلاکت میں تو نہیں ڈالنے والے کہیں. اس لیول پہ جا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے پیچھے, ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں کہ مطلب میں ایسے آپ لوگوں کو جہنم سے بچا رہا ہوں کہ جیسے آپ سب لوگ بھاگے جا رہے ہو اور میں پیچھے سے آپ کی قمیضیں پیچھے سے پکڑ کے ان کو روک رہا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح کا یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے, لیکن وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ کبھی بھی زبردستی والی سائڈ پہ نہیں جانا. یقیناً. عرفان صاحب ایک اور کالر ہیں, کالر کے بعد بات کمپلیٹ کرتے ہیں. جی, احمد سلطان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم احمد صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے لیے سب سے پہلے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ میری دھرتی کا سپورٹ ضلع تلگنگ سے فان صادق صاحب آج آپ کے مہمان ہیں.
اور ماشاءاللہ جس طرح یہ اپنے علاقے کے اندر اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا رہے ہیں، اسی طرح یہ ٹی وی کی اسکرین پر بھی آج بیٹھے ہیں. تو میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ یہ کیونکہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہے. جی جی ضرور. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بچہ ہمارا اسکول میں آتا ہے اس کی تعمیر ہم ایسے کریں کہ جو آج آپ کا ٹاپک ہے کہ ہماری جو اصلاح ہے وہ پہلے اپنی ذات کی ہونی چاہیے، بعد میں ہم دوسروں کی کریں. تو وہ بچے کی اگر ہم تربیت ایسی شروع کر دیں، اس کی پرورش، اس کی تعلیم ایسی ہو کہ وہ جب بڑا ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، تو وہ کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ احمد صاحب، بہت شکریہ. یہ جواب ہم عرفان صاحب سے آپ کے سوال کا ضرور لیتے ہیں. جی عرفان صاحب. جی سب سے پہلے تو احمد سلطان صاحب کا شکریہ، یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. اور ضلع تلنگنگ ہمارا ریسنٹلی ابھی بنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر سمیل بین کا بھی بہت اچھا کردار تھا اور ہم نے مل کے اس پہ کیمپین چلائی تھی. زبردست. اچھا، تو انہوں نے بات کی ایجوکیشن کے حوالے سے، ایک بچے کو اسکول کے اندر ہم کیسے اس چیز کے اوپر تیار کریں کہ وہ معاشرے کا ایک جو ہے نا وہ مؤثر فرد بن سکے. عرفان صاحب انتہائی اہم ٹاپک ہے کیونکہ بچوں کی بات ہو رہی ہے، نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے. میں چاہتی ہوں بریک کے بعد ان ڈیٹیل اس پہ ہم بات کریں تاکہ ہمارے ناظرین پراپر جان سکے کہ بچوں کو کس طرح سے کور کرنا ہے اور نوجوانوں کو کس طرح سے اصلاح کی طرف لے کر آنا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سچرا میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. انتہائی اہم ٹاپک جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین اتنا خوبصورت ٹاپک ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بے شمار چیزیں ہیں جو آج ہمیں جاننے کا، سیکھنے کا موقع ملے گا. ہو سکتا ہے آج کے یہ 2 گھنٹے کا وقت ہمیں جو ہے اس ٹاپک کے لیے کم پڑ جائے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو مین پوائنٹ ہے وہ ہم ہائی لائٹ کر سکیں. بات ہو رہی ہے معاشرتی زندگی کی، دوسروں کی فکر کی اور اصلاح کی، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. دوسروں کی فکر اصلاح کی جب بات کرتے ہیں، اگر آپ خود سے آغاز کر دیں تو یقیناً کافی حد تک چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، باقی سب کو یاد رکھتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کیسے کیا کر رہا ہے، کیسے کرنا چاہیے. ہم دوسروں کے بارے میں سب جانتے ہیں، لیکن اپنی اصلاح کی جب بات آتی ہے یا اپنے بارے میں جاننے کی جب بات آ جاتی ہے وہاں پہ پرابلم کریٹ کر دیں. تو انہیں چیزوں کو آج ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی پہ ڈسکشن کریں. مہمان جو باقی مہمان ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، میں ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. ناظرین ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ سے جو ہماری باقی دونوں خواتین جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، معاشرے میں اپنے ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو سمجھتے ہوئے بخوبی طریقے سے ان کو سر انجام دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ایسے لوگ ہی اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح میں بھی اپنے رول پلے کرتے ہیں. تو یقیناً ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے اور انہی تمام تر چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے. ہمارے ساتھ ہیں آپ سوشل ورکر ہیں، انٹرپرینور ہیں، آصفہ سلیم صاحبہ. السلام علیکم آصفہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین ان کے ساتھ ہمارے اگلی معزز مہمان جو کہ تشریف فرما ہے، یقیناً ان کی خدمات بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. ہمارے دیگر پروگرامس میں بھی ہمیں جوائن کرتی ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں ٹاپک کے اوپر رہتے ہوئے ہماری رہنمائی فرماتی ہیں. آپ بھی سوشل ورکر ہیں. نائلہ خان صاحبہ. السلام علیکم نائلہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ وقت دینے کا. تھینک یو سو مچ آپ دونوں خواتین کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین آج کے ٹاپک پہ آپ لوگ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں لائیو کال کے جو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. عرفان سے میں چاہتی ہوں کہ جو کالر نے سوال کیا تھا آپ اس بات کو کمپلیٹ کر لیں، پھر ہم آصفہ اور نائلہ سے جانیں گی کہ وہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے کیسے ہماری رہنمائی فرماتی ہے. جی ضرور. اچھا، انہوں نے بات کی تھی بچوں کے حوالے سے کہ اسکول کے اندر ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں کہ وہ معاشرے کا ایک ایسا فرد بن سکے جس سے لوگوں کی مزید اصلاح ہو، لوگ جو ہے نا وہ سیدھے راستے کی طرف آئیں. تو ایگزیکٹلی اس کی ساری ذمہ داری ہم ٹیچرز کے اوپر آتی ہے. ٹیچرز فرام دا ویری فرسٹ اسٹیپ، جب بچہ پرائمری لیول پہ ہے اس کی اخلاقیات، اس کی اقدار کو اس لیول پہ لے جائیں، اس کی تربیت اس لیول پہ جا کے کریں کہ وہ بچہ خود سے ہی غلط چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا شروع کر دیں. دیکھیں بڑی بدقسمتی سے ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا، اس میں نقل مافیا اور جو انفیئر میننگز ان کو لے کر چلنا اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھانے کا سلسلہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہم اب تو بچوں کو یہ کہنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ بیٹا آپ نے جو ہے نا جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے نقل نہیں لگانی. کیونکہ ایک چیز میں مطلب ایک کلاس روم میں ایک ٹیچر کہہ رہا ہے اور جب وہی ٹیچر جا کے آگے بورڈ کا امتحان ہوگا اس میں جا کے اس بچے کے ساتھ کچھ اور وہ ساری چیزیں اس کو بتا رہا ہوگا تو وہ پھر چیزیں جو ہے نا وہ تو ایک اس میں بڑا فالٹ سسٹم کا بھی ہے کہ ایک تو ہمیں سسٹم کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اپنے جو اسیسمنٹ سسٹم ہے کلاس روم کے اندر اور پھر اس طرح بورڈ کا، اس میں تھوڑی اسٹرکٹ ہونا چاہیے اس کو. اور دوسرا پھر ٹیچرز کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے بچوں کی اخلاقی تربیت کے اوپر خصوصی طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. ناظرین والدین کی ذمہ داری آتی ہے، ٹیچرز کی بہت جو ہے اس میں اہم ذمہ داری آتی ہے. آصفہ سلیم صاحبہ
माशरे की इस्लाह कैसे और क्यों मुमकिन है, क्यों ज़रूरी है इस वक्त खास? जी महविश, पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपने बहुत अच्छा एक जो है वो टॉपिक को चुना है, और ऐसा लगता है कि इसका बहुत फुकदान है आजकल के हमारे माशरे में, जहाँ पर एक कह लें इकोनॉमिकल प्रेशर्स भी हैं, एक एंजाइटी और टेंशन वाला भी एलिमेंट चल रहा होता है, क्योंकि आपके ऊपर डिफरेंट प्रेशर्स है। अभी मुझे हैरानगी होती है कि जब आप एक छोटे बच्चे के मुँह से सुनते हैं कि मैं टेंस हूँ या मुझे एंजाइटी फील हो रही है, तो एक बड़ी वो एक अजीब सी सिचुएशन है। क्योंकि देखिए, एक तो हम उसको जब इमिटेशन हमारी चल रही होती है बच्चे के साथ, तो बच्चा जो बार बार जो अल्फाज सुन रहा होता है या जो चीज़ें देख रहा होता है, तो वो समझता है शायद यही चीज़ें बेहतर हैं, और इसलिए ये तो एक बेसिक कह लें कि रूट है कि जब तक हम बच्चे को एक सही और गलत नहीं बताएंगे तो चीज़ें मुमकिन नहीं होंगी। और उसके लिए हमें ये ऐसा नहीं करना कि जस्ट एक हम वर्बली उसको बोलते रहें और उसको समझाते रहें या बताते रहें, उसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल करना होगा। अगर हम दिगर जैसे ममालिक की तरफ देखते हैं तो 6-7 ईयर्स तक जो है बच्चे की एजुकेशन से पहले उसको इखलाकियात सिखाए जाते हैं, उसको मैनरिज्म सिखाया जाता है। और इस्लाम में भी अगर देखा जाए, जैसे नमाज की भी बात आती है, तो 6-7 साल का जब बच्चा होता है तो उसके ऊपर कहा जाता है कि उसको सख्ती से कहा जाए। उससे पहले जस्ट एक ऑब्जर्वेशनल मेथड चल रहा होता है और बच्चा देख रहा होता है कि उसके घर में क्या हो रहा है, कैसे गेस्ट को रिसीव किया जा रहा है, कैसे बड़ों से बात की जा रही है, और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जैसे कहा जाता है कि इल्म जो है वो माँ की गोद से स्टार्ट हो जाता है, तो जो बेसिक वो चीज़ है वो अपने घर से ही सीखता है, और वो आखिरी ज़िंदगी के लम्हे तक जो है वो लर्निंग कर होता है। और अगर हम इसको साइकोलॉजिकली देखते हैं इसको, तो जैसे जो फर्स्ट 3 इयर्स होते हैं बच्चे के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें बच्चे की पूरी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, और हम लोग पेरेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि शायद अभी बच्चा ना समझ है, अभी तो बच्चा है, अब बड़ा होगा तो सीख जाएगा। तो ये एक बड़ा हम गलत काम करते हैं, क्योंकि देखिए इंसान बुनियादी तौर पर अपनी एक नेचर के ऊपर होता है, और वो उसी चीज़ को मरते दम तक जो है वो फॉलो करता है। अगर वो वाला टाइम उसको अच्छा किया जाए, जैसे अब माँ को कहा जाता है कि जैसे वो कंसीव करती हैं तो वो एक अच्छी तस्वीरें देखें, वो अच्छी बातें सुने, उनको इस तरह का माहौल ना मिले, अच्छा सोचे, अच्छा मूड उसका रहे, अच्छा बिहेवियर, तो वो सब किस लिए होता है कि उसके जो है इफेक्ट्स जा रहे होते हैं बच्चे के ऊपर, और फिर उसके बाद तकरीबन 1.5 साल तक बच्चा वो देखता रहता है, और उसके बाद वो जो है वो अपने स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल। नाइला खान साहब, आप क्या समझती हैं कि किस तरह से दूसरों की फ़िक्र करते हुए इखलाकियन इल्म के थ्रू, अमल के थ्रू हम मुआशरे की इस्लाह को मुमकिन बना सकते हैं? अच्छा, मैं भी शागिन जी कहूँगी कि इतना ही खूबसूरत टॉपिक है, और स्पेशली जब हम बींगा मुस्लिम बात करते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि हम मुख्तलिफ मुल्कों में भी जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं जो मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक ही चीज़ का एहसास होता है कि हमारा मज़हब बहुत खूबसूरत है, कोई शक। अच्छा, उसमें एक चीज़ जो बहुत अहम है, उसमें अगर हम देखते हैं कि लोगों की फ़िक्र, दूसरों की फ़िक्र, वो हकूक़ुल इबाद की सूरत में हमारे पास आता है, वो ज़कात की, वो सदका की सूरत में आते हैं। बेसिकली ये सब चीज़ें कहाँ लेके जा रही हैं? वो सब चीज़ें लेके जा रही हैं दूसरों की फ़िक्र करना। एग्जैक्टली। और एक इंसानियत भी है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, किसी के लिए बिल्कुल, ठीक है। तो बीइंग मुस्लिम भी अगर देखते हैं तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, लोगों की फ़िक्र में ही मसलिहत होती है, खुदा खुश होता है यकीनन। और अपनी इस्लाह के बारे में अगर बात की जाए तो उस सूरत में मैं ये कहूँगी कि ख़ुद पे नज़रसानी करना, और न्यू जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें बच्चे को इस वक्त अच्छा और बुरा दिखा देना है। आगे सिलेक्शन उसकी है, और उसकी सिलेक्शन उसी सूरत में बेहतरीन मुमकिन होती है जब आप अच्छे डेमो दे सकते हो। तो हम नॉर्मली घरों में रह रहे होते हैं, हम कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों के सामने ऐसे करना चाहिए, लेकिन वो खुद चीज़ें जब रिएक्ट कर रहे होते हैं, फ़ोन पे कह रहे होते हो कि यार मैं तो निकल रहा हूँ, तो ये क्या होता है? बेसिकली हम सिखा कुछ और रहे हैं और एक्ट कुछ और कर रहे हैं, ये चीज़ें मैच नहीं कर रही होती। तो हमने ये देखना है कि बच्चे को हमने प्रिपेयर करना है और ख़ुद को हमने एज अ मुस्लिम लोगों के लिए वक्फ करने के लिए प्रिपेयर करना है। मेरे ख्याल में ये दो बहुत हैं। एग्जैक्टली नाज़रीन, ये बहुत अहम ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स हैं कि जब हम स्पेशली चूँकि वालिदैन का यहाँ पर ज़िक्र हुआ है, जो कि उनकी तरबियत का बहुत ही इसमें अहम रोल है कि वो कर कुछ और रहे हैं, बच्चे को कुछ और वो बता रहे हैं, सिखाना वो कुछ और चाहते हैं, वहाँ पे बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। यकीनन जब बच्चे की तरबियत बेहतर नहीं होगी तो आगे जब वो नौजवान बनेगा, जब वो मुआशरे में निकलेगा,
तो यकीनन वहाँ पे वो चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, उस तरह से अपनी रोल प्ले नहीं कर पाएगा, ना उसकी अपनी इस्लाह हुई होगी, ना वो माशरे की इस्लाह को अमल में ला सकता है। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं ये हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, में तो फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। इंतहाई अहम टॉपिक नाज़रीन आज जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, माशरे की बात की जा रही है, दूसरों की फ़िक्र करते हुए जो है वो माशरे की इस्लाह की बात की जा रही है। यकीनन ये बिल्कुल भी मुश्किल तरीन चीज़ें नहीं है, लेकिन हम इनको सोचते ऐसे हैं या मुश्किल इतना बना देते हैं कि हमें लगता है कि दूसरों की फ़िक्र करके हम उनकी इस्लाह करेंगे तो कहीं हम लोग पीछे ना रह जाएं। इस सोच को नाज़रीन हमने बदलना है। जब आप दूसरों को साथ लेकर चलते हैं, दूसरों की फ़िक्र करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको अपने लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके लिए रास्ते खुद ब खुद जो है वो आसान होने शुरू हो जाते हैं। तो इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। इसी पे हम बात करें। लाइव कॉल कीजिए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। इरफान साहब, जब हम इस्लाह की बात करते हैं तो लेकिन इसको दो अक़साम में तकसीम किया गया, इनफरादी और इज्तिमाई। जब हम इनफरादी सतह पे सोचते हैं, इस्लाह की जब बात करते हैं और एक मुआशरे को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, मुआशरे को खूबसूरत जो है वो उसमें बनाने में अपनी अहम रोल प्ले करते हैं, तो यकीनन उसमें फिर जब हम दूसरों की इस्लाह की बात करेंगे वो तो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी। इनफरादी सतह पे जब हम शुरू कर देंगे, इस वक्त क्या आपको लगता है इनफरादी सतह पे इस्लाह की जो दो किस्में हैं, इनफरादी और इज्तिमाई को छोड़े इनफरादी सतह पे क्या हम मुआशरे को खूबसूरत बनाने में, उसकी तश्कील करने में अपनी ज़िम्मेदारी को समझ रहे हैं? देखें जी, बदकिस्मती से ये बात कहनी पड़ रही है कि हम बहुत अच्छे बोलने वाले हैं, हम स्पीकर बहुत अच्छे हैं, हम स्टेज पे बहुत अच्छा बोल लेते हैं, हम माइक पे आके बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो हमारा रवैया उससे अक्सर मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इस पे कोशिश करनी चाहिए कि हमने अपने आप से जब स्टार्ट लेना है, अपनी इस्लाह की बात करनी है, तो अपनी इस्लाह के लिए कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं कि हम डेली बेसिस पे अपने आप को कुछ अच्छा कहें, कुछ अच्छी बातें, जिस तरह मैम ने भी बात की कि हम कुछ अच्छा, एक तो अच्छा सोचना है और डेली बेसिस पे अपने आप को अच्छा, वेल डन, वेरी गुड, आपने अच्छा किया है, या आप अच्छे की तरफ जाना चाहिए आपको। हम डेली बेसिस पे अपने आप के साथ भी कुछ ये चीज़ करें कि हम अपनी इस्लाह की इस लिहाज से भी कोशिश करें। दूसरी बात, जिस तरह अभी भी जिक्र हो रही थी कि जब आप लोगों की इस्लाह या लोगों की मदद करना शुरू करते हैं और लोगों की के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो अल्लाह ताला आपके मामलात खुद ब खुद आसान करना शुरू कर देता है। कोई शक नहीं। एक सोशल वर्कर जब फील्ड में होता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये सामने आती है कि वो टाइम उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि उसको हर तरफ से गिला, आप टाइम नहीं देते, इवन कि फैमिली भी गिला कर रही होती है कि आप टाइम घर में टाइम नहीं देते, बच्चे ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे। तो मेरी वाइफ भी मुझे एक दिन ऐसे ही कहने लगी कि आप जो है ना वो बाहर के मामलात देखते हैं तो क्या होगा। तो मैंने कहा देखें, मैं जिस काम पे लगा हूँ ना, मैं अगर लोगों की मदद के लिए लगा हुआ हूँ तो हदीस मुबारक है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह फी औनिल अब्दि मा कानल अब्दु फी औनि अखीह, कि अल्लाह ताला उस बंदे की मदद में लगा रहता है जब बंदा लोगों की मदद में लगा रहता है। जब मैं लोगों के मामलात आसान करने के लिए अपनी स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मैं इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे मामलात खुद ब खुद आसान करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है कि हम अगर खुलूस नीयत के साथ, दिल की सच्चाई के साथ हम लोगों की हेल्प करना शुरू कर दें तो फिर हमारे अपने मामलात भी खुद ब खुद इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। आसफ़ा सलीम साहब, यकीनन कोई शक नहीं है, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि जब आप दूसरों की फ़िक्र करते हैं, दूसरों के मामलात को बेहतर करने के लिए, उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में जब आप लग जाते हैं तो अल्लाह पाक आपके तमाम मामलात को हल करता है, आसान करता है। लेकिन इस वक्त माशरे में अगर हम इस्लाह की चूँकि बात करें, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि हम सबके बारे में जानते होंगे, अब मुझे इरफान साहब को ऐसे करना चाहिए, आसफ़ा साहब को ऐसा करना चाहिए, नाइला साहब की ऐसी इस्लाह हो सकती है, साहिबा की, लेकिन मैं अपना भूल जाऊँगी कि महविश की इस्लाह कैसे होनी है, पहले मैंने खुद की करनी है। हम दूसरों की इस्लाह जब करते हैं तो हम उसकी इस्लाह नहीं कर रहे होते, उसको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस्लाह का जो अंदाज़ है वो कैसा होना चाहिए, इस पर बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ है, कॉलर के बाद जवाब आपसे लेते हैं कि इस्लाह का जो अंदाज़ है वो कैसा होना चाहिए। याया साहब हमारे साथ है जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम याया साहब। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी सलाम हो और आपकी गेस्ट को भी बहुत सलाम हो।
देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम अगर ये इस्लाह भी उसी वक्त मुमकिन है कि सिर्फ आप अपने लिए ही जी रहे हो। जब आप दुनिया में आए तो सिर्फ अपने लिए जीना नहीं होता। जैसे वो कहते हैं ना, इट्स माई लाइफ, तो हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर इट्स माई लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं है। माई लाइफ इज फॉर एवरीबडी। मेरी लाइफ मेरे माँ बाप के लिए, मेरे पड़ोसियों के लिए भी, तो उसमें सारी हमारी माशरत है ना, वो डिपेंड करती है सारे एक दूसरे के ताल्लुकात पे। तो अगर और इस्लाह की जो आपने बात की ना मेरी बहन, आपने बिल्कुल सही कहा। देखें, इस्लाह तो अपने घर से ही शुरू होगी ना। अगर मैं अपनी इस्लाह करूंगा तो फिर मैं किसी की इस्लाह कर सकूंगा। ये हमारी रिवायत में मौजूद है कि पहले जब तक वो बात नहीं कर सकते जब तक आपको खुद ना अमल करना। कोई शक नहीं। तो ये बात एक। और दूसरी बात है कि जब आप दर्द दिल रखते हैं तो दूसरों के लिए काम करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आप अगर किसी की इस्लाह भी करना चाहें तो इस्लाह का भी तरीका क्या है, उसको अगर कहना भी चाहें तो बड़े खूबसूरत अंदाज में बात करें ताकि उसको बुरा न लगे। मेरा सवाल आपके दोनों गेस्ट से ये, देखिए हमारे यहाँ इस्लाह माशरा का बड़ा किया जाता है। लोग बात भी सुनते हैं, बड़ी बड़ी हम जगह खुतबे भी सुनते हैं, लेकिन अमली तौर पे हमारे पास असर नहीं होता। हम वो निकलते हैं, और मैं हमेशा ही सवाल करता हूँ, हम निकलते हैं उसके बाद हम वही हरकतें करनी शुरू हो जाती हैं। इस्लाह का पहलू सिर्फ हमारी थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली क्यों नहीं हो पा रहा, ये मुझे सही है। ये सब इंशाल्लाह इसी पे हम बात करेंगे कि हम बातें तो करते हैं लेकिन अमल क्यों नहीं कर पा रहे। यकीनन यही प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैंने कहा, किताबें भरी पड़ी हैं। हमारे गेस्ट ने भी कहा कि हम बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्पीचेस देंगे, स्टेज पे बहुत बड़े बड़े अल्फाज बोलेंगे, लेकिन जब अमल की बात आएगी हम लोग ज़ीरो हो जाते हैं। इसी पे हम सोल्यूशन की जाने भी बढ़ेंगे कि ये हम इस्लाह की, आसफी साहब आपसे भी सवाल किया कि इस्लाह का जो अंदाज़ है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम बड़ी बातें करते हैं लेकिन अंदाज़ हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली में किस तरह से हम अपनी इस्लाह भी करें और सामने वाले की भी करें। देखिए, मैं विश इसके लिए तो सबसे जो पहली चीज़ है ना, वो तो ये कि आपको ओरिजिनल होना होगा। असल में हम लोग यहाँ मिस्टेक ये करते हैं कि हम 10 चीज़ें दुरुस्त करना चाहते हैं और उन 10 में से हो सकता है 5 अपनी ज़ात में भी मौजूद हैं या नहीं है। इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं होता। तो मैं एक हदीस भी यहाँ कोट करना चाहूँगी कि इस्लाह किस तरह करनी चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है कि एक खातून हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को नसीहत करें कि वो शहद कम खाया करें, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ। तो हजूर पाक ने कहा कि आप इनको कल लेकर आएँ। नेक्स्ट डे जब वो दोबारा गई तो दोबारा से उन्होंने कहा कि नहीं, इसको कल लेकर आएँ। जब वो थर्ड डे लेकर आई तो फिर उन्होंने बच्चे से कहा कि आपने शहद नहीं खाना। उन्होंने कहा कि ये 2 दिन पहले भी आप कह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने उन 2 दिनों में खुद खाया, खुद खा रखी थी। बहुत ही खूबसूरत हदीस। आसपास की बात कंप्लीट करेंगे, ब्रेक की जाने बढ़ने। ब्रेक के बाद यकीनन इंतहाई अहम चीज़ है कि अंदाज़ हम जान सकें इस्लाह कैसे करें, तो इन डिटेल ये आपसे जानेंगे। ब्रेक की जाने बढ़ने। ब्रेक के बाद नाज़रीन यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सर्च करने के फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशआमदीद। इंतहाई अहम टॉपिक नाज़रीन जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस्लाह की बात की जा रही है। और माशरा आज यकीनन एक फ़र्द जब अपनी इस्लाह को यकीनी बनाता है तो ये माशरा खुद ब खुद अमन का गहवारा बन जाता है। इस माशरे की जो इस्लाह है वो मुमकिन हो जाती है। पर जब हम अपना ही नहीं सोचेंगे, अपनी इस्लाह के बारे में, यानी अपनी जो हमारे अंदर अगर कोई खामी पाई जा रही है, कोई बुराई पाई जा रही है, कुछ हम गलत कर रहे हैं, जब हम उसको दुरुस्त नहीं करेंगे तो कैसे हम सामने वाले को सही कर सकेंगे। अगर हम उसको समझाते भी हैं, बात भी करते हैं, तो वो उस तरह से असर नहीं रखेगी, क्योंकि वो एक्ट हम खुद नहीं कर पा रहे, वो अमल हम खुद नहीं कर पा रहे। तो सामने वाले से हम कैसे तवक्को रखेंगे कि उसके इस्लाह मुमकिन हो सकती है। तो यानी कि पहले हमने अपने इस्लाह करनी, ख़ुद को बदलना है, तभी हम इस माशरे को बदल सकते हैं। इसी पे हम डिस्कशन करें। लाइव कॉल के जरिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। आसफा साहब, आप ही से हमने पूछा था इस्लाह का अंदाज़ कैसा होना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे हमने पहले ये कहा कि हमें एक तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि एक ही वक्त में हमने 10 चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना। ठीक है। उसमें से यकीनन आधी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि अपने अंदर एक एक खूबी पैदा करें और जब आप ये समझें कि आप उस पर स्टेबल हो गए तो देन जो है वो आप दूसरों को करें। क्योंकि इस्लाम का एक ये बड़ा खूबसूरत पहलू भी है कि एक जमात ज़रूर ऐसी होनी चाहिए जो कि इस्लाह कर रही हो, और वो मौलम की भी हो सकती है और उलमा की भी हो सकती है। और ये वो शख्सियात हैं कि मतलब इनके मुंह से कहे हुए अल्फाज जो हैं वो दिल तक असर करते हैं। और स्पेशली अगर हम बच्चों की बात करें तो आप देख सकती हैं कि अगर टीचर ने कुछ कह दिया तो बच्चा उस पर ज़रूर एक्ट करता है। अच्छा, बच्चे टीचर को फॉलो करते हैं, जो उनके उलमा कराम है उनको उनकी कही हुई बात को बहुत उस पर अमल करते हैं। और हमेशा आपने देखा होगा कि उनका बड़ा एक खूबसूरत अंदाज होता है बात समझाने का, बात वाज़िया करने का।
तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि अगर हम किसी की इस्लाह करें तो इस्लाह बराए इस्लाह होनी चाहिए। ये ना हो कि हम उसकी इस्लाह ना करें बल्कि हम उसके साथ कोई नेगेटिव उसके अंदर करें, तो फिर उसमें क्या होगा कि वो मज़ीद एक एग्रेशन बढ़ जाएगी और उसके ज़्यादा नेगेटिव असरात होंगे। यही चीज़ हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि हम इस्लाह करें, ना कि उसको डिग्रेड करें, उसको इंसल्ट करना शुरू कर दें, उसके इज्जत नफ्स को पामाल करना शुरू कर दें। ये जानना ज़रूरी है कि अगर कोई बंदा किसी चीज़ पे एक्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि जब तक अगर हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चलेगी, मे भी उसका वो एक्ट हमें उस वक्त बुरा लग रहा हो लेकिन हमें कॉज नहीं पता होगी, तो सबसे पहले इस्लाह का तरीका यही है कि आप उससे उसका मसला पूछें, उससे दरियाफ्त करें कि वो अगर ऐसा कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, और उसको फिर उसको सॉर्ट आउट करते बात आ जाती है दूसरों की फिक्र, फिर हम उसकी फिक्र कर रहे हैं, हम उसके वो मसले को हल करना चाहते हैं, उसकी इस्लाह करना चाहते हैं, और वो एक एक फ़र्द की अगर इस्लाह होती जाएगी तो पूरा माशरा यहाँ पर तामीर हो जाएगा। बिल्कुल जी। नाइला साहिबा, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है एक इनफरादी सतह पे हम देखें, क्योंकि हम सबको दुरुस्त करना चाहते हैं लेकिन ख़ुद को कहीं भूले बैठे हैं। अच्छा, मैं भी इसमें मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि जैसे हमारे कॉलर ने भी कहा कि घर से शुरू होनी चाहिए, मैं कहती हूँ कि इंडिविजुअल की अपनी ज़ात से शुरू होता है, ठीक है। जैसे हमारी ज़िंदगी ख़त्म होगी तो एक क्वेश्चन होता है ना कि तुमने ज़िंदगी कहाँ गुजारी, तो मेरे ख्याल में उसके ना सब स्टेप्स होने चाहिए। हम अगर रोज़ रात को बैठ के सोचें कि आज का दिन हमने कितना अच्छा किया और कितना बुरा किया, तो वो जो इस्लाह है ना, ये जो थोड़ा सा ड्यूरेशन होगा, इवन हो सकता है 2-3 मिनट का हो, वो आपको अगले दिन के लिए प्रिपेयर कर देता है, एक चीज़, ठीक है। दूसरी, जब यहाँ माशरती तौर पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं, बहुत से लोग आते हैं जिनके हम काउंसलिंग सेशंस कर रहे होते हैं, तो उनमें ना हम एक चीज़ बड़ी कॉमन देख रहे होते हैं, हर दूसरे से डिमांड कर रहा होता है कि ये करे, दूसरा दूसरे से डिमांड करता है, तो मैं उनको भी यही काउंसलिंग करती हूँ कि नहीं, इस वक्त कोई किसी को नहीं कहेगा, आप लोग अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दोगे ना, जब आप अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दोगे ऑटोमेटिकली आपका घर बहुत खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है। आप किसी से अच्छा मत करवाओ, आप खुद अपने तौर पे अच्छा करना शुरू कर दो, एक चीज़। एक आखिरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि हम लोग, जैसे आपने कहा कि हम दूसरों की तो इस्लाह करते हैं, अपनी नहीं। इनफैक्ट हम सब लोगों ने ना एक खोल से बना लिए हैं, हम हर किसी को अपने खोल में एडजस्ट करना चाहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक आ रही है, ठीक है। हमें उसके मुताबिक, हज़रत अली का बड़ा खूबसूरत कौल है कि आप खामियों के साथ बंदों को कबूल करो, ठीक है। ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आप एक्सेप्ट तो करो। ये दुनिया है, इसकी खूबसूरती यही है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव हैं, और किस तरीके से आपने मॉडिफाई करना है कि अगले बंदे को भी ना पता चले, ठीक है। तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप खुद एक्ट करो, आप इतना ग्रेजुअली उसको इम्प्रूव करो कि अगले को पता भी ना चले और वो चेंज हो जाए। और आपने इवन देखा होगा कि हम कुछ लोगों के साथ जो सिटिंग होती है ना, उस जैसा बैठना शुरू कर देते हैं, ना सीखना इंटेंशनली सीखते हैं, ना कोई सिखाता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक होता जाता है। तो ये ऑटोमेटिक वाला कोई सिनेरियो ऐसा बनना चाहिए, और उसकी खूबसूरती यही होनी चाहिए जो दिल आज़ारी भी ना करे और इंसान पॉजिटिव लेवल पे सीख भी एग्जैक्टली है ना। ऐसा होता है जैसे हम चाहते हैं कि मुझ में अगर कोई खामी है, कहीं मैं गलत हूँ या कोई बुराई मुझ में पाई जा रही है, सामने वाला मुझे एज इट इज़ कबूल करे, लेकिन हम नाइला को कबूल करने से मैं कतराऊँगी कि उसमें अगर कोई बुराई पाई जा रही है, कोई ऐसी चीज़ जो उसकी मुझे नुकसान दे सकती है, कोई नेगेटिविटी है, नहीं इसमें तो ये बुराई पाई जा रही है, मैं नाइला को इस तरह एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ये सोच हम क्यों नहीं बदल रहे? देखिए, बेसिकली ये है कि रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रही है ना। देखिए, रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि आप अच्छा कर सकते हो, तो आप हर वक्त इस सिनेरियो में होते भी तो नहीं हो, ठीक है, एक चीज़। दूसरी ये होती है कि सामने वाले की परसेप्शन भी तो होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे यूं करके मूव करती हूँ तो आप अपनी परसेप्शन है आपकी कि आप कहो ये खुद को क्या समझते हैं, इवन आपको ये सुनने को मिलता है, ठीक है। तो कभी कभी जो नेगेटिव नज़र आ रहा होता है उसके बिहाइंड रीजंस और हो रही होती हैं, परसेप्शंस और हो रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें रियलिस्टिक अप्रोच रखनी होगी, ठीक है। खुद को पॉजिटिव रखना होगा और थोड़ा सा ना छोड़ देने वाली सलाहियत अपने पे पैदा करनी, तो ये बहुत खूबसूरती ज़िंदगी में बढ़ा देती है। अगर हर चीज़ को आप फीड करना शुरू हो चुके, मैं एक लास्ट सेशन मैंने अटेंड किया था, मैं ज़रूर डिस्क्राइब करना चाहूँगी। ज़रूर। उसमें एक खातून कह रही थी कि मैं लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचती हूँ लेकिन लोग मेरे लिए नहीं सोचते। अच्छा। अब ये मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ, इसमें उसके बहुत से सिनेरियोज थे जो हमारे इस टॉपिक से रेलिवेंट है। तो मैं उन्हें ये समझा रही थी और मैं यही कोट करना चाहूँगी कि आप जब अच्छी चीज़ करते हो तो अपने और उस अच्छी चीज़ के दरमियान में खुदा को कंसिडर करो, ठीक है। आप कहो कि मैं खुदा के लिए ये अच्छा कर रहा हूँ, और जब कोई बुरा करेगा तो यकीनन उस वक्त भी खुदा सेंटर में होगा, तो वो खुदा बुरा नहीं होने देगा। तो थोड़ा सा इस सिनेरियो को हम पॉजिटिवली अगर अटेंड करें तो बहुत चीज़ें स्मूथ हो सकती हैं,
ابھی ہم بہت اسٹرک ہوتے ہیں, بہت اسٹرک لیول پر چیزوں کو اٹینڈ کر دیتے ہیں, تو یہ چیز ہمیں بہت معاشرے کو اسٹرک کر دیتی ہے, نیگیٹو کر دیتی ہے. ادروائز دنیا بہت خوبصورت ہے, اس کی رنگینیوں میں, اس کی اچھی بری حفاظت چیزوں میں خوبصورتی ہے. ناظرین, خوبصورت معاشرے کی تشکیل ہم سب سے ممکن ہے, ہم سب اپنی اصلاح کریں تو ہو سکتا ہے. اگر آپ دوسرے کی فکر کر رہے ہیں, اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں, تو اللہ کی رضا کی خاطر کریں, نہ کہ وہ بندہ مجھے ریگارڈ دے گا, یہ مت سوچیں. اس سوچ کو بدلنا ہے, سوچ بدلیں گے تو معاشرہ بدلے گا. مزید بھی آگے چل کے بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. بہت زبردست ٹاپک ناظرین جس پہ آج ہم ڈسکشن کریں. یقیناً جب ہم ایک بات کرتے ہیں معاشرتی زندگی کی, اس میں بات کرتے ہیں دوسروں کی فکر کی, اور پھر بات آ جاتی ہے اصلاح کی, تو یقیناً بہت وسیع ٹاپک, بے شمار اس میں چیزیں آ جاتی ہیں. مثلاً جب اصلاح کی بات کرتے ہیں, جیسے ہمارے معزز مہمان بھی ہمارے رہنمائی فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں خود سے آغاز کرنا چاہیے. دیکھیں, بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم غلطیاں کرتے ہیں, ہم لاپرواہی کر دیتے ہیں, ہمارے اندر بھی برائی پائی جاتی ہے, نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ہمارے اندر بھی موجود ہے. لیکن جہاں ہم غلطیوں کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, یا ہمارے اندر ایسی بات ہوگی, اصلاح ہم اپنی بھی کرتے ہوں گے, دوسروں کی بھی کرتے ہوں گے, تو جہاں منفی چیزیں ہیں وہاں مثبت بھی ہیں. لیکن ضرورت اس وقت یہ ہے کہ منفی چیزوں کو پیچھے کیا جائے اور مثبت کو ہائی لائٹ کیا جائے, یعنی اصلاح کی جائے اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. جہاں ہمیں دوسروں کی غلطی فوراً سے دکھائی دی جاتی ہے, وہاں اس کے جو پازیٹیو چیزیں ہیں, جو اس کا مثبت انداز ہے, جو اس کی اچھائی ہے, وہ ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے, اور کس طرح اس کو ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ہمیں سامنے لانے کی, ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہم ڈسکشن کریں. میں ہمارے ساتھ موجود, ایک دفعہ پھر میں ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ ہیں جی پروفیسر عرفان صادق صاحب, ان کے ساتھ ہیں جی آصفہ سلیم صاحبہ, اور ان کے ساتھ ہیں نائلہ خان صاحبہ. مہمانوں کا شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. ناظرین, آج کے ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہوں, کچھ پوچھنا چاہتے ہوں, آج کے ٹاپک کے متعلق ہمارے مہمانوں سے بات کرنا چاہتے ہوں, تو بھی لائیو کال کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. لائیو کال کیجیے, کچھ بھی جاننا چاہتے ہوں, کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہوں, مہمانوں سے بات کرنا چاہتے ہوں, تو لائیو کال کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر دیے جا رہے ہیں. جی عرفان صاحب, آپ ہی سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں. اب میں چاہتی ہوں تھوڑی سی بات ہم ہمارے نوجوانوں کی کر لیں کہ معاشرے کی اصلاح میں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں. اگر نوجوانوں کی بات کی جائے تو اب تو الحمد اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر پازیٹیو چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر طرح کے ماحول کے لیے اس طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے جو ان کے اندر اصلاح کا کام کرتے ہیں. صحیح. اگر آپ ابھی دیکھیں, ہمارا جو نوجوان تھا وہ مسجد سے, مدرسے سے یا دینی ماحول سے بھاگ رہا تھا, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بندوبست کیا, اس کے اندر سے ہی کچھ لوگ کھڑے کر دیے, اور وہ ان کو جو ہے نا وہ سیدھے سیدھے راستے کی طرف لگانا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ تو نوجوانوں کی اگر بات کی جائے مزید اس پہ, تو نوجوان اس ٹائم بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں آل اوور پاکستان. اس کے علاوہ صرف یہ نہیں کہ اصلاح کے معاملے میں بلکہ سوشل ورک کے معاملے میں بھی, ٹھیک ہے, لوگوں کی ہیلپ کرنے میں, لوگوں کے معاملات کو سلجھانے میں اللہ کی فضل سے اب بہت پازیٹیو چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہاں پہ نیگیٹو بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جس طرح آپ نے بات کی نیگیٹو بھی بہت ہے, لوگ نیگیٹو رول پلے کرنے والے نوجوان بھی بہت ہیں. لیکن اب کچھ نہ کچھ ایک امید نظر آ رہی ہے کہ اس کی وجہ کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک وقت آتا ہے نا کہ انسان کو احساس ہونے لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب ہمارے نوجوانوں نے جب حالات دیکھے ہیں اپنے ملک کے, اپنے گھریلو حالات, تو وہ تھوڑی سی نا مایوسی یا پریشان کن صورت حال ان کو نظر آئی ہے. اچھا, اس پریشانی میں ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوا ہے. وہ احساس ذمہ داری جو ہے وہ ان کو اس چیز کی طرف لے کے گیا ہے کہ بھئی اب مجھے بھی کچھ رول پلے کرنا چاہیے. اچھا, کوئی بھی نوجوان, وہ چاہے اب وہ موبائل اٹھا کے یوٹیوب پہ ویڈیو ہی بنا رہا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ کم از کم اس کے اندر یہ سوچ ضرور ہے کہ یار مجھے کچھ نہ کچھ رول پلے کرنا چاہیے اپنے گھر کو سنبھالنے میں, اپنے معاملات کو سنبھالنے میں, اور جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں کا ساتھ دینے کے لیے. تو اس میں مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ اب نوجوانوں کے اندر کافی خیر کا پہلو موجود ہے. میں ہماری اپنی جو آرگنائزیشن ہے, میں یہاں کی اگر اس کی بات کروں تو تلنگانہ کے اندر الفلاح ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ہم کام کر رہے ہیں. تو ہماری آرگنائزیشن بھی
वो टोटल नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल है और नौजवान लोग शामिल हैं और नौजवानों के को ही लेके चल रहे हैं। ज़बरदस्त। और अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा काम चल रहा है। ज़बरदस्त। आसफ़ा सलीम साहब, इस पे आप क्या ऐड करना चाहेंगे? इस वक्त आप क्या देख रही हैं माशरे की इस्लाह, दूसरों की फ़िक्र करने में नौजवान कितना फ्रंट पे आपको दिखाई दे रहा है? असल में महविश अभी का जो दौर है ना हमारा, ये एक टेक्नोलॉजी का दौर है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं हम उसे कहेंगे, इंफॉर्मेशन है, और वो रैंडमली जो है वो नौजवानों को भी मिल रही है, बच्चों को भी, टीनेजर्स को भी मिल रही है। तो इस दौर में ये एक कह लें कि ये एक मुश्किल तरीन दौर भी है, ये कोई इजी जॉब नहीं है अभी। जब आपको रैंडमली चीज़ें मिलती हैं और आपको इसका आइडिया नहीं होता कि सही क्या है और गलत क्या है, तो वो विदाउट कह लें कि एक्सपेरिमेंट के तो वो बच्चे नहीं अंडरस्टैंड कर सकते ना। तो उसके लिए वहाँ पर जो बड़े हैं, हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो वालिदैन हैं या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका बड़ा एक रोल है यहाँ पर कि वो बच्चों को ये बताएं कि सही क्या और गलत क्या। एग्जैक्टली। हमारी वो कहते हैं ना कि मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है और हमारे नौजवानों के अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई तो ऐसा हो जो उन्हें रास्ता दिखाए कि आपने इस रास्ते पे चलना है। बिल्कुल। जैसे अभी इरफान साहब ने बात की है कि इनके पास एक टीम है वॉलंटियर्स की और वो नौजवान जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं इनसे अभी यही कह रही थी कि इन्हीं लोगों की आजकल कमी है। लेकिन देखिए, इनके लिए अगर ये खड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, तो ज़्यादा मुस्बत तौर पे काम करें। लेकिन अगर उन्हें गाइडेंस नहीं मिलेगी और उन्हें आइडिया नहीं होगा कि हमने किस सिमत जाना है, तो वो फिर माशरे में मज़ीद तबाही जो है वो मच जाती है। तो इसलिए यहाँ पर मेरे ख्याल में जितनी वो टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, तो हमारे बड़ों को भी और हमें जो है उसमें उतना ही फास्ट होना होगा और एक उनकी करेक्शन करनी होगी। ज़बरदस्त। नाइला खान साहब, इस पे आपकी भी राय जानना चाहेंगे, हमारे नौजवान के अंदर कितनी ज़्यादा इस वक्त एहसास ज़िम्मेदारी है, दूसरों की फ़िक्र कर रही हैं और अपने साथ साथ इस मुआशरे की इस्लाह को भी मुमकिन बना रहे हैं? अच्छा महविश, मैं अभी तो ये कहूँगी कि हमारा कैरियर क्रेज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम एक दौड़ में लगे हुए हैं, उसमें साथ रखने की जो एक सिनेरियो होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया हमने। स्पेशली मैं ये कहूँगी कि जितना अच्छा हम नॉलेज, एजुकेशन, इन चीज़ों में आते जा रहे हैं, वहाँ हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लैक करना शुरू हो गए। या मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी, थोड़ा सा हमारे ना ईमान की कमज़ोरी सी महसूस होती है। उसमें ऐसा लगता है जैसे हमारी जगह कोई ले लेगा, हमारा नॉलेज बंट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये अगर मैंने किसी की हेल्प कर दी, किसी की इस्लाह कर दी, तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, प्रोफेशनल जेलसी बहुत है। इवन आप किसी भी लेवल पर देखें, प्रोफेशनल जेलसी है। कोई काम वाली आप दो रखेंगे ना, तो ये कहेगी ये इसने सही नहीं करती। अगर आप एक किसी फील्ड में काम करें, किसी को गाइड करना, उसकी हेल्प करना, ये भी तो इस्लाम में आता है। हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं ये समझती हूँ कि जहाँ इसमें हमारे प्रोफेसर साहब भी साथ बैठे हुए हैं, टीचर्स का बहुत अहम किरदार है। क्योंकि हम जहाँ एजुकेशन दे रहे होते हैं वहाँ तरबियत को थोड़ा सा निगलेक्ट करें। अगर तरबियत का अंसर भी आप साथ रखते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी इसको नहीं छोड़ना चाहिए, कॉलेज लेवल पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम एक लेवल पर आके कहते हैं शुरू के टाइम में तो हम सिखाएंगे ये सच्ची कहानियाँ हैं, ये होना चाहिए, लेकिन बड़े लेवल पर इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। मैं कहती हूँ कि तरबियत का अंसर हमारी एजुकेशन के हर लेवल पर साथ होना चाहिए, और यही टीम्स बननी चाहिए, ग्रुप कॉन्सेप्ट हमने डेवलप करना है जो कि हमें आगे की तरफ लेके जाया जाता है। इंडिविजुअल तरक्की नहीं होती है, ये एक टीम की सूरत में ही हो सकती है। और जब हम इस तरीके से काम करेंगे तो ऑब्वियसली ख़ानदान तरक्की करेंगे, मुल्क तरक्की करेंगे, दुनिया तरक्की करेगी। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम दूसरों को साथ रख कर तरक्की की तरफ बढ़ें। बिल्कुल। इरफान साहब, ये मुआशरे में इखलाकी बहरान जो हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि दूसरों की हेल्प नहीं करना चाहते, ये सोचते हुए कि वो मुझसे आगे ना निकल जाए या वो मुझसे ज़्यादा कामयाब ना हो जाए, वो उसको प्रमोशन ना मिल जाए, इसके ज़िम्मेदार कौन है इस रवैये के? देखा जाए जी, अगर इसकी ज़िम्मेदारी की बात की जाए तो हर जगह पर इस तरह के लोग मिल जाएंगे कि हम सभी ठीक है। और जिस तरह मैंने पहले भी एक हदीस मुबारक का कोट किया ना कि अगर हम उस चीज़ के ऊपर हमारा ईमान पुख्ता हो जाए ना, यकीन की हद तक, तो मेरे ख्याल में तो फिर मसला ही नहीं रहेगा कि अल्लाह ताला उस बंदे की मदद में लगा रहता है जो लोगों की मदद में लगा रहता है। ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी की हेल्प करें? और देखें ना, एक सिंपल सी बात है, आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी की जाके मदद करते हैं, तो उसके जो मतलब बच्चे होते हैं वो भी आपके मशहूर हो जाते हैं। बिल्कुल। इरफान साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इन डिटेल आपसे जानते हैं कि ये इस रवैये
कि ज़िम्मेदार कौन है और कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन हमारे साथ होगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहें सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन बहुत ज़बरदस्त टॉपिक जो है जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है। इवन हम तो ड्यूरिंग ब्रेक भी इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे क्योंकि बहुत वसी टॉपिक है नाज़रीन, और हर छोटे बड़े पहलू के साथ लिंक करते हैं। यानी पूरी ज़िंदगी में जो आप एक्ट कर रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं, हर चीज़ से आज का टॉपिक हमारा रिलेट करता है। माशरे की बात कर रहे हैं, दूसरों की फ़िक्र की बात कर रहे हैं, इस्लाह की बात कर रहे हैं, तो आपकी पूरी ज़िंदगी के तमाम तर पहलू जो है वो इसमें आ जाते हैं। उठना बैठना, खाना पीना, चलना, हर चीज़ में इस्लाह जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दूसरों की फ़िक्र करते हुए इस्लाह, इस पर हम बात करें। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के जरिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी इरफान साहब, आपसे हम जानना चाह रहे थे कि इस्लाह की बात की, इसमें ये जो इखलाकी लिहाज से माशरे में जो बहरान इसका दिखाई दे रहा है, हम दूसरों की मदद नहीं करते, यानी कि इस्लाह में वो आते हैं, तो इसके ज़िम्मेदार कौन है, इस रवैये की, इस पर हम बात कर रहे थे। आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। देखिए, इसकी मैं जैसे बात कर रहा था कि इसकी ज़िम्मेदार तो हम सब हैं। हम सब का जो इज्तिमाई रवैया है वो यही है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करते। देखिए, अगर ज़िम्मेदारी का एहसास कोई करने लग जाए ना, तो मेरे ख्याल में मामलात इस्लाह की तरफ बहुत जल्दी चले जाएंगे। जिस तरह एक मारूफ हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तो में से हर एक ज़िम्मेदार है और उससे उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। आगे आपने एग्जांपल्स दी हैं, मसलन मर्द है तो वो अपने घर का ज़िम्मेदार है, औरत है तो वो अपने खामद की गैर मौजूदगी में अपने घर के मामलात की ज़िम्मेदार है। खादिम है तो वो अपने जो है ना वो मालिक के मामलात का, उसके घर का, उसकी जो है ना वो चीज़ों का ज़िम्मेदार है। तो हर एक बंदा अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर रहते हुए अगर कमा हक़हू वो काम करेगा, अपनी ज़िम्मेदारी को ठीक तरीके से सर अंजाम देगा, तो इस्लाह का पहलू मुमकिन है और इस्लाह मुमकिन है। यही तो मसला है कि हम ज़िम्मेदार किसी को भी ठहरा सकते हैं, लेकिन अगली बात यह है कि वो बंदा अपनी ज़िम्मेदारी महसूस भी करे, इसको समझे भी सही कि ठीक है, इसको एहसास भी वाकई मेरी ज़िम्मेदारी, मेरी ज़िम्मेदारी है या मेरा मसला है। ठीक है, तो इस में अगर हम ये करें कि किसी को ज़िम्मेदार ठहराने के बजाय सबसे पहले हम अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराएं, ठीक है, बिल्कुल, और खुद अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए इस्लाह की तरफ जाएं, तो बात आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह जो है ना एग्जैक्टली। ज़्यादा आसफ़ा सलीम साहिबा, काफ़ी सीरियस डिस्कशन हो गई, नौजवानों की बात की, बच्चों की बात की, मर्द हजरात की बात की, तो चाहते थोड़ा ख़वातीन पे भी हम बात कर लें, ख़वातीन के बारे में भी हम पूछ लें, जान लें आपसे कि इस्लाह की चूँकि बात हो रही है। देखिए, एक तरबियत करने में औरत का बहुत बड़ा हाथ है। उसने अपनी फैमिली को संवारना, बनाना है, उसको कामयाब बनाना है, लेकर चलना है। औरत की बात की जाए तो वो माशरे में इस्लाह के मामले में कितनी ज़िम्मेदारी को समझ रही है और क्या रोल प्ले कर रही है? अभी तो मैं जो अपना जुमला स्टार्ट करूंगी तो वो ओवरऑल सबके लिए है कि हम लोग सुनना नहीं चाहते। ये एक बहुत मसला है हमारा। और फिर अगर हम ख़वातीन की बात करें ना, तो मैं विश में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक वर्किंग वुमन हूँ और मैं ख़वातीन से डेली बेसिस पे मिलती भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जो ख़वातीन हैं उन्होंने मर्दों का बहुत सारा बोझ अपने सर पे ले लिया है। हाँ, वो एक तो पहले तो ये समझा जाता था कि खाली वो घर में बच्चों की तरबियत या तालीम पे घर संभालेगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी मोर देन 80% जो फीमेल्स हैं वो फील्ड में वर्क कर रही हैं, वो डिफरेंट जो है अपने किरदार अदा कर रही हैं। और उस सूरत में जब बंदा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होता है, आपको पता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो काम कर रही है मर्द के शाना बेशाना, नो डाउट, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, रिगार्ड करते हैं। इस्लाह की जब बात आती है, किसी की भलाई की, किसी दूसरों की फ़िक्र करने की जब बात आती है, वहाँ औरत क्या रोल प्ले कर रही है? मैं यही असल में उसी तरफ में जा रही थी कि जब वो इतना ज़्यादा खुद भी प्रेशराइज होती है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी फिर वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो तो कहीं निकलती है ना। तो वो भी अपनी अगर जगह पे देखा जाए तो वो भी दुरुस्त है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसको इस कामों के लिए या इन चीज़ों के लिए नहीं बनाया। तो उसको तो एक बादशाहत दी है और घर की बादशाहत दी है, और जब वो मर्द के भी साथ शाना बेशाना काम कर रही होती है तो डेफिनेटली वो बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रही होती है। वो अपने बॉस को भी देख रही होती है, अपने कोलीग्स को भी जो है वो बर्दाश्त कर रही होती है, वो एक्सपेंसेस को भी देख रही होती है। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लगता है कि मर्द हजरात ने
काफ़ी सारा जो बोझ है अपना ख़वातीन पे डाल दिया दे दी। और अभी अगर हम इस्लाह की बात करेंगे तो मेरे ख्याल में मर्द की इस्लाह होना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। नाइला खान साहब इस पे आप क्या कहती है? ये अरफान साहब इस पे हम आपसे भी जानेंगे ख़वातीन के हवाले से वो कितने इस्लाह में पेश है। नाइला साहब आप क्या सोचती हैं ख़वातीन के मामले में? एक तो मैं विषय है कि इस्लाह के मामले में अगर ख़वातीन का किरदार है तो वो तो बहुत अहम किरदार है। बिकॉज सबसे पहले तो वो घरों को जोड़ती है, घर में होती है, पिलर होती है अपने बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए। इवन अगर दो ख़ानदान देखा जाए तो उनमें भी वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। लेकिन हमेशा इसमें देखा जाता है जहाँ इतने पॉजिटिव एक औरत का किरदार है ना, वहाँ उसका नेगेटिव भी बहुत देखने में आता है। उसी तरफ जहाँ वो घरों को जितना जोड़ रही है वही वो घरों को तोड़ भी रही है। हाँ, अब जितना टाइम है और जितनी उस पर जिम्मेदारी है, मैं कहती हूँ ख़वातीन ने सबसे ज़्यादा क्रिटिकल ग्लासेस पहनी हुई होती हैं जो किसी की खामियां देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली नज़र आती है। और इवन मैं ये कहूँगी कि अगर हम रिश्तों में ही देखें तो रिश्तों में ही बहुत क्रिटिकली चीज़ों को पॉइंट आउट किया जा रहा होता है। इवन अपने बच्चों के सामने ही कभी कभी किया जा रहा होता है। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा समझना है कि हम चाहे तालीम हासिल कर चुके हैं, हम फील्ड में वर्क कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना ना वो ख़वातीन वाला अंसर ज़रूर शो कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमें यानी वो जो औरत की एक फितरत है वो हम जरूर दिखा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास कंपैरेटिवली अगर कोई भी शायद मर्द इस वक्त फ्री नहीं होता, लेकिन ख़वातीन का एक बड़ा रेशो अभी भी घरों में है जिसके पास सारा फ्री टाइम है, तो वो बिल्कुल कम से कम और कुछ नहीं तो क्रिटिकल हो रही है हमारे आजकल के सास बहू के सीरियल्स, जिस वजह से बिगाड़ा है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ये इसी सूरत में इम्प्रूव कर सकते हैं जब हम अपने अंदर ये सोच पैदा करें ये कि हम बीइंग अ मदर, बीइंग अ लेडी बहुत ज़्यादा एक ऐसा अक्स दे रहे हैं अपनी आने वाली नस्ल को जिन्होंने इसके साथ बुलंद मकाम है एक औरत का और बहुत पॉजिटिव एक रोल है उसका। और अभी मैं आपको ये बताती हूँ इवन कि हम अपनी गलती बच्चों के सामने अगर गलतियाँ आ रही होती हैं तो हम बच्चे को डिफेंड कर रहे होते हैं, हालांकि ये नहीं सोच रहे होते कि उसमें हम एक ऐसी चीज़ डेवलप कर रहे हैं जो उसके आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो औरत का बहुत जितना अहम किरदार है उतना शायद इतना तो नहीं अदा करी, लेकिन इसको बहुत से बहुत अच्छा तर किया जा सकता है अपनी एजुकेशन के ज़रिए, अपने नॉलेज के ज़रिए। और इवन आप जब बाहर निकल के लोगों के साथ काम करते हो तो ये थोड़ी सी सोच अपनी डेवलप करनी है हमें कि हमें अब औरतों की सोच से निकलना है और अच्छे लेवल पर करना है। बिल्कुल। नहीं, इस पर अगर हम बात करें औरत की अपनी इस्लाह की, जब हम बात करें क्या औरत अपनी गलती तस्लीम करती है? इसकी रेशो बहुत कम है ओपनली। मैं क्योंकि खुद औरत हूँ मैं कहती हूँ हम इवन हो सकता है तन्हाई में कर लें, अकेले में कर लें, किसी के सामने नहीं करेंगे, लेकिन किसी के सामने नहीं करेंगे। ये एक ईगो है, ये एक अना का ऐसा हमने खोल चढ़ा लिया है कि समझते हैं कि ये अगर हमारी ब्रेक होती है तो हमारी इंसल्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। आप फैमिलीज़ में देख लें, आप जॉब एरियाज़ में देख लें, वर्क एरिया में देख लें, इवन आप खानदानों में देख लें, वो अकेले में मान जाएंगी लेकिन ये चीज़ नहीं मानेंगी किसी के सामने नहीं। इसमें नया थोड़ी मजीद इन डिटेल बात करते हैं, ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद यहाँ से आगाज़ करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। इंतहाई अहम टॉपिक नाज़रीन जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं, इस्लाह की बात की जा रही है, जहाँ हम बच्चों की इस्लाह करने की बात करते हैं, नौजवानों की इस्लाह की बात करते हैं, पूरे माशरे की इस्लाह की बात करते हैं। वहीं पे एक औरत की जब बात आती है वहाँ पे भी हमें काफ़ी हद तक बिगाड़ दिखाई देता है। तो इसी पॉइंट पे अभी हम बात करते हैं मेहमान से। नाइला साहिबा, आप ही से हमने जाना कि औरत की जब अपने इस्लाह की बारी आती है तो वो कितना जो है वो अव्वलीन फर्स्ट अपनी गलती जो है वो तस्लीम करने पे आ जाती है अगर कुछ हो जाए, क्योंकि इंसान है, गलती का पुतला है, ख़ता तो किसी से भी हो सकती है। जहाँ वो मर्द की बात करती है कि मर्द ने मेरे साथ गलत किया, वहाँ वो कितनी वो जल्दी से अपनी गलती को तस्लीम कर लेती है, अपनी इस्लाह करने की कोशिश करती है। देखें, एक तो औरत अपनी गलती को एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ अदर्स एक्सेप्ट नहीं करती, ये थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा होता है, ठीक है। और दूसरा, औरत का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा होता है, मैं खुद औरत हूँ, कि हम परफेक्शंस मांग रहे होते हैं, अपने हर रिश्ते में मांग रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं और हम ओवर सेंसिटिव भी होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं और जिस तरह के अपना एक हमने दुनिया अपने माइंड में वो बसा रखी होती है, वही चीज़ चाहते हैं। बिल्कुल। और फिर हम ओवर सेंसिटिव, वहाँ आके हम प्योर औरत बन जाते हैं क्योंकि हम ओवर सेंसिटिव भी होते हैं। हमें हर बंदे की बात चुभेगी ऐसे जैसे हमसे ज़्यादा नाजुक कोई भी नहीं है। इवन हर रिश्ते में अगर देख लें, सास के रिश्ते में देख लें, नंद के रिश्ते में देख लें, इवन भाभीियों के रिश्ते में देख लें, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़। तो मेरे ख्याल में अगर यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, हम
मर्दों की तरह ज़िंदगी गुजारें और अपनी सोच को भी चेंज करें, पॉजिटिव करें, तो बहुत बेहतरी के चांसेस हैं। लेकिन अगर हम परफेक्शंस इतनी मांगना शुरू कर देंगे कि कहेंगे कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं, और दूसरी तरफ अगर खुद को देखेंगे तो हम गलती भी करते जाएंगे, हम इसको कहेंगे कि इट्स ओके, और फिर उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारा ये जो बना हुआ है, इमेज बना हुआ है, ये एटलीस्ट ख़राब ना हो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं कि अपनी गलती को तस्लीम करना फर्स्ट स्टेप होता है इस्लाह का, ये हमें समझना चाहिए। अगर आप गलती मानोगे नहीं तो आप इट्स मीन आप बेहतरी की तरफ जा ही नहीं सकते। और अभी आप देख लें कि एक बड़ी रेशियो ये होती है कि वो गलती को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। हम कैसे उस ऑडियंस की तरफ जा सकते हैं कि वो अपनी बेहतरी की तरफ भी गलती को एक्सेप्ट करने की बजाय, अपनी गलती मान लेने की बजाय हम उसको डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, मज़ीद उसमें वो ऐड नहीं, तुमने तो फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पे तुमने ये काम किया था ना, मैंने कर दिया तो क्या गलत हो? इसमें ये कहूँगी कि जैसे वो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसी तरीके से अपनी एक गलती को छुपाने के लिए ऊपर कई गलतियाँ हम कर देते हैं। आप इवन देखेंगे कि घरों के घर तबाह होते नजर आते हैं, और उसमें सिर्फ अगर बिहाइंड आप देखें तो एक छोटी सी गलती बिल्कुल ऐसे एक छोटी सी चीज़ होती है जिसपे आपने कंप्रोमाइज़ करना होता है, वहाँ पे आपकी सेंसिटिविटी आ जाती है, दरगुजर नहीं करते और उसको बढ़ावा दे देते हैं। बिल्कुल। और या आपने गलती को तस्लीम करना होता है, वहाँ सिर्फ आपने रिजिडनेस शो की हुई होती है, या आप इतनी एक्सपेक्टेशंस हाई कर लेते हो। इवन आप लव मैरिजेस में ही देख लें, इतनी एक्सपेक्टेशंस हाई कर लेते हो कि वहाँ पे खराबियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो ये 3 आंसर अगर औरत अपने आप से फेड करना शुरू कर दे तो मैं कहती हूँ बहुत खूबसूरती है। औरत से रंगीनी है दुनिया में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रंगीनी को हम रंगीनी ही रहने दें तो इसमें और ज़्यादा खूबसूरती है। बिल्कुल जी। इरफान साहब, इस पे आपकी राय लेते हैं। आप क्या कहते हैं कि औरत यकीनन दूसरों का बहुत ख्याल रखती है, घर को बनाती है, संवारती है, लेकिन जहाँ मस्बत है वहाँ कुछ मनफी पहलू भी उसको दिखाई देते हैं। तो आपकी राय लेते हैं कि औरत दूसरों की कितनी फ़िक्र करती है, दूसरों की इस्लाह के साथ साथ अपनी वो इस्लाह करने में कितनी जल्दी करती है? देखें जी, बहसीत मर्द मैं जब औरत को देखता हूँ तो औरत कभी मेरी माँ की शक्ल में मेरे सामने आती है, और माँ का वो रिश्ता है कि जिसमें सरासर रहम ही रहम है, सरासर मोहब्बत ही मोहब्बत है, कोई शक नहीं। फिर दूसरा, मैं जब उसको बहन के रूप में देखता हूँ तो वो तो मेरा इतना ख्याल रखती है कि जब कभी मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे अपना हिस्सा भी अक्सर औकात में जो है ना वो निकाल के दे देती है। क्या खूबसूरत बात। इरफान साहब, इसी खूबसूरत बात के साथ एक कॉलर हैं, कॉलर की बात कंप्लीट करते हैं, फिर आपकी बात की जानिब आएंगे। जी, इम्तियाज़ साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। वालेकुम सलाम मैडम, वेल डन। चंद सेकंड ज्यादा चाहता हूँ। बात तो इसलिए है, जी, मुझे लग पता गया है कि आप लोग और आपकी टीम पूरे माशरे में कोई इस्लाह पैदा करके रहेंगी। ये बहुत अच्छा काम शुरू किया आपने। जरूर। और बात तो इसलिए, सबसे पहले आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात को नकल करूंगा, जो हदीस है कि जो अपने लिए पसंद करो, मफहूम बता रहा हूँ कि वो दूसरे भाई के लिए पसंद करो, सबका एहसास हो जाएगा, सबकी खैर हो जाएगी, सबका भला हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। दूसरा, मौला अली शेर खुदा अली मौला अली फरमाते हैं कि इंसान और जानवर का फर्क बयान करते हैं कि इंसान वो है, कहलाने का हकदार है जो दूसरों का ख्याल करे, और जानवर वो होता है जो सिर्फ अपने ख्याल में मगन में रहता है। मैडम, आजकल सिस्टम जरा उल्टा हो गया है। आप नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे मामला। बादशाह अगर रहमदिल और होने से अच्छा होगा, और हदीस पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और दोनों पे ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मिल पे, जो दो हमारे ईमान है, अगर गलत कह रहे हो तो वो आप इस्लाह कर दीजिएगा, उस पर अमल पैरा ना हो तो इस्लाह हो ही नहीं सकता। टॉप टू बॉटम, जब बादशाह सही होगा तो वजीर सही होंगे, वजीर सही होगा तो प्यादा सही होगा, और नीचे वाले की जरूरत ही नहीं तो खिलाफ किसी को नुकसान पहुंचाने का काम करे। और यही एहसास जो है अमेरिका कहना था, यूरोप बरतानिया में अपने लोगों और दूसरों के लिए कि वो फलते फूलते, और हमारे इसी चीज की कमी है जो आपने प्रोग्राम किया। अल्लाह आपको खुश रखे और आप लगे रहिए इस्लाह करने में। मैं भी जहाँ से मुमकिन है अपनी जो बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सच टीवी के मैनेजमेंट की, हमारी सच सवेरा की टीम की यही कोशिश है कि जो माशरे के जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट किया जाए, और जहाँ हमें लगता है हमें हमारी इस्लाह की ज़रूरत है, हम अपने इस्लाह करें, और हमारे माशरे कि जहाँ तक उनके इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने की हम कोशिश करें। जी इरफान साहब, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। जी, मैं बात ये कर रहा था कि औरत को मैंने जिस रूप में देखा है, मैंने उसको माँ के रूप में सरापा मोहब्बत और रहमत की शक्ल में देखा है। मैंने उसको बहन की शक्ल में एक इसारो मोहब्बत की एक दास्तान देखा है। मैंने उसको बेटी की शक्ल में
ایسا خیال رکھنے والا پایا ہے کہ میری 1.5 سال کی بیٹی ہے ابھی، اور ابھی سے وہ آتی ہے، میرے شوز جتنے قدر اس سے اٹھائے جاتے ہیں وہ اٹھا کے لے آتی ہے میرے پاس، اور کبھی میرے پاؤں دبانا شروع کر دیتی ہے مجھ سے، وہ میں گھر جاتا ہوں تو بابا بابا کر کے وہ لپٹ جاتی ہے مجھ سے. تو یہ جو روپ دیکھے ہیں میں نے تو سراپا محبت اور اخلاص والے. اور دیکھیں اگر پرابلم کی بات کی جائے نا، یہاں ان تینوں یا 4 روپ میں تو عورت کے ساتھ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ایز این انڈیویجول یا ایک مرد کے طور پر. پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ جب آپ کا ریلیشن آتا ہے پارٹنر کے ساتھ، ٹھیک ہے، پرابلم وہاں پہ آتی ہے بیوی کے روپ میں آتی ہے. ہاں جی، جب بیوی کے روپ میں آتی ہے تو وہاں پہ جس طرح مس نائلہ نے بات کی، بہت اچھی بات ہے کہ اپنی غلطیوں کا کچھ احساس اس سے بھی اگر ہو جائے. اور دیکھیں انسان ہے نا، اور 2 انسانوں نے مل کر گزارا کرنا ہے. غلطیاں مرد میں بھی ہو سکتی ہیں، عورت میں بھی ہو سکتی ہیں، کس سے نہیں ہوتی. مطلب جب انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ آگے باقی انسانوں سے ہوتی رہی ہیں، تو ہم تو خطا کے پتلے ہیں، ہم سے بھی ہونی ہے. ہاں یہ ہے کہ اس غلطی کی صورت میں وہ تھوڑا سا اندر برداشت پیدا کرے، تھوڑا سا اس چیز کو اس ٹائم اگنور کر لے، تو میرے خیال میں تو زیادہ یہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ مسئلہ تبھی بنتا ہے جس طرح انہوں نے بات کی نا کہ سینسٹیو بہت زیادہ ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہائی رکھتی ہیں، اور سینسٹیوٹی ایک خاتون کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. اور وہ سینسٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ دراصل جہاں پہ عورت کی خوبصورتی بھی ہے، کئی دفعہ یہ اس کے لیے اس کے رشتے کی تباہی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. نو ڈاؤٹ عورت کی سینسٹیوٹی اس کا ایک حسن ہے، اس کی ایک خوبصورتی ہے، لیکن وہی سینسٹیوٹی جب ایک ایکسٹریم لیول پہ چلی جاتی ہے تو وہ معاملات بگاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں. معاملات جو ہیں وہ بگڑتے ہیں. تو ہر چیز میں توازن جو ہے وہ ناظرین اچھا لگتا ہے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے جانیں گے، سولوشن بھی لیں گے کہ کیسے اگر ہمارے اندر کوئی برائی پائی جا رہی ہے، کوئی غلطی پائی جا رہی ہے، معاشرے کی اصلاح ہم نہیں کر پا رہے، ایون اپنی اصلاح نہیں کر پا رہے، تو کیسے عمل میں لایا جائے، اس پہ بات کریں گے. لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئے گا. ویلکم بیک ناظرین. 17ویں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین انتہائی اہم ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، معاشرے کی بات کی جا رہی ہے، دوسروں کی فکر کی بات کی جا رہی ہے، اور اصلاح کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ یقیناً بہت زیادہ ضرورت ہے، اور عصر حاضر کی یہ اشد ضرورت ہے کہ اس پہ ہم بات کریں. نائلہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. خود کی فکر سب کو ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن جب وہ خود کی فکر خود غرضی میں بدل جاتی ہے تو وہاں وہ پرابلم کریٹ کرتی ہے. تو کیسے یہ خود کی فکر کو چھوڑ کے خلق خدا میں لگ جائیں، حقوق العباد کی ہم جو ہے وہ فکر کریں، لوگوں کی فکر کریں، ان کی اپنے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کو جو ہے وہ عمل میں لائیں، نہ کہ اس وقت جو ایک ایلیمنٹ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے خود غرضی کا. ہر انسان اپنے مفادات کی خاطر اپنی فکر میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے. جی بالکل مہوش، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے. آج کل ایک عجیب سی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. میں اکثر یہ جو اپنا سینٹنس ہے کوٹ کرتی ہوں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سب لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس چیز کے لیے بھاگ رہے ہیں. اور اسی بات کو میں ذرا پچھلی بات کے ساتھ بھی ریلیٹ کرنا چاہوں گی، اور مزید واضح ہو جائے گا. یہ جیسے ابھی ہم نے خواتین کے بارے میں بات کی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے. تو جب ہم کسی کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے تو ہمیں اپنی یہ بات نکالنی ہے دماغ سے کہ ہم جس بندے کی اصلاح کر رہے ہیں وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرے کہ ہاں وہ غلطی پر ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک انداز جو ہے نیگیٹو اس میں آ جاتا ہے. تو کسی کے الفاظ ہی لینا ضروری نہیں ہوتا، کسی کا ایکٹ بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بیہیویئر بھی ہو سکتا ہے، کسی کا وہ ایک آنسو بھی ہو سکتا ہے جس کو وہ ایڈمٹ کر رہا ہو. تو جب ہم آلریڈی ایک چیز کو جانتے ہیں کہ جو دیکھیں اب جو بچے ہیں ان میں ان کی ایج کے اکارڈنگ خوبیاں اور خامیاں ہیں، مرد ہیں تو اس کی اپنی صفات ہیں، خواتین ہیں تو ان کی اپنی صفات ہیں. جب آلریڈی ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہے تو ہمیں اس چیز پہ مزید سٹریس نہیں ڈالنا چاہیے اور اس کو ٹالریٹ کرنا چاہیے. اور ہم خواتین پہ بہت زیادہ اس چیز کا ڈال دیتے ہیں کہ جی خواتین برداشت نہیں کرتی، لیکن مجھے یہ بتائیے سب کی بات کا جواب دے رہی ہے. جتنے بھی جو بڑے ڈیسیجنس ہیں اس میں کیا فیمیلز ہوتی ہیں ڈیسیجن لینے والی؟ قطعاً نہیں ہوتی. اس میں وہ میل ہی ڈومیننٹ ہوتا ہے. بے شک اگر ایک فیملی میں سب خواتین ہیں اور وہاں پر اگر ایک لڑکا بھی ہے تو اس کی بات کو وہ اہمیت دی جاتی ہے جو ان تمام خواتین کی نہیں ہوتی. تو ہم یہ تمام تر ذمہ داری خواتین پہ نہیں ڈال سکتے. سیکنڈلی اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی وہ اس طرح کی بات کرتی ہے تو وہ سننے والا اگر ایک مرد ہے تو اس کو اتنی اپنے اندر برداشت اور وہ رکھنی چاہیے وہ باری کہ وہ چیزوں کو بہتر کر لے، نہ کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بات سنی اور اس پہ ایکٹ کر دیا دوسری سنی.
तो एक तो ये हो गया। दूसरा जैसे हमने डिस्कस किया था कि इस्लाह कैसे करनी है। इस्लाह ऐसे करनी है कि अगले बंदे के अंदर चेंज है। तो उस चेंज को लाने के लिए अगर हम उसकी तरफ उंगली उठा के और उसको कहेंगे तुमने ये कर दिया वो कर दिया, तो वो एक गलत हो जाएगा। अगर हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भी देखें तो अगर वो इस तरह मजमे में अगर बात कर रहे होते थे तो किसी एक बंदे को पॉइंट आउट नहीं कर रहे होते थे, तो वो एक ओवरऑल बात हो रही होती है। और अभी भी जो हमारे एथिक्स हैं, प्रोफेशनल एथिक्स भी हैं, या हमारे जो मैनरिज्म है, वो यही है कि कभी आप किसी को पॉइंट आउट ना करें। लेकिन अगर हम तो बड़े ये इसको बड़े फ़ख्र से एक चीज़ बड़े हम शेर बन जाते हैं, किसी के अगर कोई खामी, कोई गलती, कोई इस तरह का मिसहैप अगर हमारे हाथ लग जाए या हमें पता लग जाए, हम उसका मिसयूज़ शुरू कर देते हैं। उसकी इस्लाह करने की बजाय उसका मिसयूज़ करते हैं, उसको डिग्रेड करने की, डिवैल्यू करने की कोशिश करते हैं। और वही वक्त होता है जो कि अपनी इस्लाह का होता है कि आपने खुद कितना उसको बर्दाश्त किया। बिल्कुल, अगर उसकी कोई गलती या कोई ऐसी चीज़ या बात आपको पता चल गई, तो अब आपका वहाँ पे अमल आता है कि आप कितनी इस्लाह हुई है कि आप उस बात को कवर रखें। और वो फिर वही बहस बराए बहस वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी। और उसमें यही है कि चीज़ों को स्मूथली अगर लेकर जाना है तो आप उसको अलग से भी बता सकते हैं, आपका अंदाज ऐसा हो सकता है। मतलब इनडायरेक्टली आप उसको गाइड कर सकते हैं। जैसे हम जैसे एज ए साइकोलॉजिस्ट हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हम कभी इस तरह से चीज़ों को नहीं रखते हैं सामने। एक तो ये है कि जैसे पहले भी मैंने कहा कि पहले आप रूट कॉज जानने की कोशिश कीजिए कि अगर उसने ऐसा किया तो क्यों किया। उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता उस पॉइंट पे लेकर जाइए कि जहाँ पर वो खुद से इस चीज़ को एडमिट करे। तो मनवाया भी जा सकता है अगर आपका तरीका है, आपके अल्फाज, आपका रवैया, आपका तरीका कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। नाइला साहब, सोच बदलेंगे तो माशरा बदलेगा। इस्लाह की बात करते रहेंगे, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी ना हम अपनी इस्लाह कर पाएंगे, ना दूसरों की फ़िक्र कर पाएंगे, ना दूसरों की इस्लाह कर पाएंगे। देखिए महविश, एक तो ये दूसरों की फ़िक्र जो है यही चीज़ हमें मुनफरिद करती है, ठीक है। और शायद अगर और जगहों पे देखा जाए तो ये चीज़ कोई किसी को सिखाएगा तो किसी ने सीखना है। हमारे दीन ने तो हमें हमारे बड़ों को और उनके बड़ों को भी सिखा दी है, ठीक है। इसमें तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, हुनर आप जितना दूसरों को सिखाएंगे वो बढ़ेगा, बिल्कुल मतलब बढ़ता है वो। अगर आप उसको अपने तक रखेंगे वो महदूद हो जाएगा। तो ये कि अपने यहीं पे एक तो दीन ने हमें ये सिखा दिया, और फिर अपने दीन की मजबूती अगर हम यहाँ पे ले आते हैं ना, हमारा बिलीव हो जाता है कि हमें सिखाने से हमें खुदा अता करेगा। ये चीज़ अगर हम डेवलप कर लेना अपने में। मैं आपको बताती हूँ, आप कभी बहुत पढ़े लिखे लोगों को देखें ना, उनमें प्रोफेशनल जेलसी आपको नज़र आएगी। आप कभी ना शॉपिंग करने जाएं तो फ्रूट बेचने वाले, सब्जियां बेचने वाले, आप देखेंगे कि एक दूसरे का सौदा करवा रहा होता है। अच्छा बाजी ले तो लो। मैं कहती हूँ शायद हम पढ़े लिखे लोगों से उनका दीन ज़्यादा, उनका ईमान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उन्हें पता है कि आज एक साथ हैं वो, उन्हें ये खौफ नहीं है कि मैं रह जाऊँगा और इसका सब कुछ बिक जाएगा, ठीक है। वो चीज़ हमने एक हमारे हजरत थे, तो उन्होंने उनसे पूछा क्या कि आपने अकल और शौर किस से सीखा। उन्होंने कहा जाहिलों से सीखा। जो सीखने वाला होता है ना वो सीख लेता है, ठीक है। और जिसको खुदा ने अता करना होता है उसको मैं कहती हूँ गारों में से भी अता कर देता है। बस अपना ईमान स्ट्रॉन्ग रखना है हमें, और इस चीज़ पे बिलीव रखना है कि हमें दूसरों को साथ लेकर चलना है। ये कॉन्सेप्ट अगर डेवलप कर लेंगे तो मैं समझती ही नहीं हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम हम पीछे रह सकते हैं। अभी भी हमारी बहुत से दोस्त हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रहे हैं, तो मेरी लास्ट टाइम ही उनसे बात हुई, कहते हैं कि पाकिस्तान में बेशबहा टैलेंट है। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा एनर्जी है और इतनी ज़्यादा तजर्बा है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बेहतर करने की ज़रूरत है, अपनी पॉजिटिव थॉट्स बेहतर करने की। डायरेक्शन नहीं दे पा रहे ना, अपने विजन क्लियर नहीं कर पा रहे। और मेरे ख्याल में हमारे दीन से ज़्यादा डायरेक्शन और किसी ने नहीं दी होगी जितनी खूबसूरत हमारे दीन ने डायरेक्शन दी है। तो बस थोड़ा सा अपने हम कभी अरबी में पढ़ते हैं, कभी तर्जमे से पढ़ें, तो मैं कहती हूँ हमारे ही सवालों का जवाब हमें खुद ही मिल जाएगा। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है नाज़रीन कि हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है। वो बात है ना, हम अल्लाह को तो मान रहे हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मान रहे। तो यही वजह, जब इस्लामी तालीमात से दूर होंगे, पढ़ेंगे, उसको समझेंगे नहीं, अमल नहीं करेंगे, तो बिगाड़ खुद ब खुद आएगा। मज़ीद भी सोल्यूशन लेंगे अपने मेहमानों से नाज़रीन, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सब्सक्राइब एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। नाज़रीन, इंतहाई अहम टॉपिक, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही, बहुत कुछ, बहुत बेशुमार पहलू जिनको आज डिस्कस किया गया, बहुत कुछ जानने को हमें मिला, सीखने को मिला। मज़ीद ये ऐसी चीज़ें हैं, हमने इनको ना खुद ही बहुत मुश्किल बना दिया है, इनको ऐसे बढ़ चढ़ कर
بیان کر دیا ہے یا پیش کر دیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے اگر ہم نے ان تمام تر چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا، عملاً ان کو کرنا شروع کر دیا، تو ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں یا کوئی دوسرا ہم سے آگے نہ نکل جائے، یا ہماری جو زندگی کی خوشیاں ہیں، جو رنگینیاں ہیں، وہ کم نہ ہو جائیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، جب دین نے جو ہمیں بتایا، جو سکھایا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنی زندگی ہمیں بسر کر کے دکھائی، کتنی خوبصورت چیزیں ہیں اس میں۔ اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیں تو آج جو ہم دوسروں کی فکر کی بات کر رہے ہیں یا معاشرے کی اصلاح کی بات کریں، یقین کریں ہمیں آنے والے وقتوں میں اس چیز کو، اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عرفان صاحب، آخری سیگمنٹ ہے، ناظرین کو سلوشن کیا دیں گے، خاص کر اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ناظرین کو سلوشن دیں کہ کیسے ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں، خاص کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر صرف ہم مطالعہ کر لیں، سب کچھ ہم سیکھ جائیں گے۔ دیکھیں، ہم معاشرے کی بات کر رہے تھے، معاشرے کی اصلاح کی بات کر رہے تھے۔ معاشرے کے اندر معاشرے کی اکائی ایک فرد ہے، ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے تو اس کو ہم ایک معاشرہ کہتے ہیں، یا اس کے ساتھ پھر مزید افراد جڑتے ہیں۔ اسلامی احکامات کو دیکھا جائے تو بگاڑ دراصل بنتا ہی تب ہے کہ جب ایک فرد دوسرے فرد کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی بھی حوالے سے اس کو ہرٹ کرتا ہے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ بگاڑ کی یا اس تکلیف پہنچانے کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اسلام نے ان تمام اقسام کو فرام دا بیس، فرام دا روٹ جو ہے نا وہ منع کر دیا ہے۔ آپ کسی کی غیبت نہیں کر سکتے، کسی کو چغلی نہیں کھا سکتے، آپ نے جو ہے نا وہ کسی کو گالی نہیں دینی، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا۔ اس سے پھر گریجولی اوپر چلتے جائیں، ایون کہ مطلب لاسٹ سٹیج آ جاتی ہے کسی کو نعوذ باللہ قتل کرنا، یا کسی کو اپنے جو ہے نا وہ نقصان پہنچانا، اس طرح کسی کی چوری کرنا، ڈاکہ مطلب یہ سارے جو معاملات ہیں یہ معاشرے میں دو انسانوں یا دو سے زیادہ انسانوں کے آپس میں تعلق کی خرابی کی بنیاد بنتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ جو اس سارے معاملے کو سم اپ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یقیناً، کیا خوبصورت بات۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ اصلاح کی طرف جائے، معاشرے کے اندر امن آئے، سکون آئے، تو ہم اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے روکیں۔ بالکل، انشاءاللہ۔ آسفا سلیم صاحبہ، کیسے انفرادی اور اجتماعی سطح پر اگر اصلاح ہو جائے تو اس کا جو مثبت فرق ہے وہ ہمارے معاشرے میں دکھائی دے گا؟ سلوشن ناظرین کو۔ جی بالکل، اس میں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنا تھوڑا سا دل بڑا کر دیں اور اپنے اندر ایک برداشت جو ہے وہ ایک جو لفظ ہے اس کی اہمیت کو سمجھ لیں ہم، تو اس میں یہ ہے کہ اپنی غلطی کو مان لینا اور دوسری کی غلطی کو معاف کر دینا۔ تو یہ بڑا ایک چھوٹی سی بات ہے اور اس سے بہت زیادہ ایک مثبت نتائج ہوتے ہیں جو کہ وقتی بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بعد میں بھی، جیسے بھی پہلے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ تو تھوڑا سا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر، اور ہمیں جب اس چیز کا بھی معلوم ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور انسان سے غلطی ہوگی، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بچہ ہے، تو اگر وہ غلطی کرتا ہے اور وہ اس چیز میں سنبھل جاتا ہے تو میرے خیال میں اس کو آگے بڑھ کے ہمیں سہارا دینا چاہیے اور چیزوں کو آگے کی طرف لے کر جانا چاہیے، نہ کہ اس کی اس غلطی کو ساتھ لے کے چلے کہ تم نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا، تم اب بھی ویسے ہی ہو۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو رشتوں کو خراب کرنے والی چیز ہے وہ تانے اور طنز ہوتے ہیں، جو کہ وہ کہتے ہیں نا الفاظ کے جو زخم ہوتے ہیں وہ نہیں بھرتے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کسی کے بارے میں پازیٹیو ہی بات کہیں۔ اگر آپ خود پازیٹیو بات سننا چاہتے ہیں دوسروں سے تو آپ کو چاہیے کہ پہلے خود پازیٹیو بات کریں۔ بات یقیناً۔ نائلہ خان صاحب، آپ کا سلوشن ہمارے ناظرین کو؟ میں بھی اس سلسلے میں کہوں گی کہ زندگی کا حق ادا کریں، ایک تو کسی کو سکھا کے، کسی کو برداشت کر کے، اور کسی کی غلطیوں کو پازیٹیو لیول پر چینج کر کے، تو یہ زندگی کا حق ہے جو آپ آگے بھی جواب دو گے اور آپ خود کو بھی سیٹسفائی کر سکتے ہو اس سے۔ تو اس طریقے سے زندگی کا خوبصورت طریقے سے حق ادا کر دیں۔ زبردست۔ پروفیسر عرفان صادق صاحب، ناظرین کو میسیج کیا دینا چاہیں گے آپ؟ میسیج میں یہی دینا چاہوں گا، جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ اسلام نے ہر اس منفی پہلو سے روکا ہے ہمیں جس منفی پہلو کے ساتھ میں دو بندوں کے تعلق کی خرابی کا امکان موجود ہوتا ہے۔ مثلا میں نے اس کی ایگزامپل دی، گالی ہے، اس کے بعد غیبت، چوری، ڈاکہ، یہ سب کچھ اسلام نے اس سے منع کیا۔ اس کے مد مقابل
اسلام کی تعلیمات وہ ہمیں اس معاشرے کے اندر دو چیزوں میں نظر آتی ہیں. ایک وہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ دوسرے انسان کو اپنے اوپر ترجیح دینا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ وہ ایمان والوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں, اگرچہ یہ ترجیح دینا مشکل ہے. یہ اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ یس واقعی یہ ایشو ہے, پرابلم ہے, مشکل ہے, لیکن ایمان والے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. صحابہ کرام کی مثالیں, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کس طرح ان کے گھر میں ایک مہمان آیا, دیا بجھا دیا, ٹھیک ہے, اور مہمان کھانا کھا رہا ہے, ایون کہ ان کے بچے, ان کی بیوی وہ بھی ساتھ بیٹھے. مطلب دیکھیں نا, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ میں اپنے گھر میں میرے اپنے گھر والے ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, ان کو نہ کھلاؤں اور مہمان کو کھلا دوں. یہ کہنا آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. اور دوسری چیز جس چیز کی اسلام جو ہے نا وہ ہمیں رہنمائی کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے نفع مند ہو جائیں, لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں. اس حدیث مبارکہ یہاں پہ بھی میں کوٹ کروں گا, نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. آپ فائدہ پہنچانا شروع کر دیں, آپ کا فیض عام ہو جائے, آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ اصلاح بھی کریں گے, لوگ آپ سے فائدہ بھی اٹھائیں گے, اور یقیناً جو درخت پھل دیتا ہے اس وہ جو ہے نا وہ سب کا محبوب نظر بھی ہوتا ہے, سب اسی کو پسند کرتے ہیں. آصفہ سلیم صاحب, آپ کیا پیغام دیں گی ناظرین کو؟ ہاں جی بالکل, میں پروفیسر صاحب کی بات کو آگے لے کر جاؤں گی. جیسے کہ بڑی مختصر سی بات ہے کہ ایک حقوق العباد ہیں اور ایک حقوق اللہ ہے. تو حقوق اللہ پہ تو معافی کے چانسز ہیں, لیکن حقوق العباد پہ نہیں ہے. اور جب تک کوئی شخص آپ کو معاف نہیں کرے گا تب تک آپ کی نجات جو ہے ایگزیکٹلی تو وہ ذرا مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے یہی ہے کہ آپ خود بھی خوشی سے رہیے اور دوسروں کو بھی رہنے دیں. جی نائلہ خان صاحبہ, کیا پیغام آپ کا ناظرین کو؟ میں یہ پیغام دوں گی کہ جب شام کو سب چیزیں سے فارغ ہو جائیں تو تھوڑا سا ٹائم خود کے ساتھ گزاریں اور ایویلویٹ کریں اپنے دن کو کہ کیا آج بہتر ہو سکا مجھ سے اور کیا نہیں بہتر ہو سکا, تاکہ اس کو نیکسٹ ڈے ہم بہتری کی طرف بہتر کریں. ایگزیکٹلی. پروفیسر عرفان صادق صاحب آپ کا بہت شکریہ, آصفہ سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ, نائلہ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ تینوں معزز مہمانوں نے وقت دیا, اتنی خوبصورت ناظرین ڈسکشن رہی. یقیناً ناظرین جب عمل ٹھیک ہوگا تو نتائج بہتر ہوں گے, جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے, ہم دوسروں کی بھلائی کا سوچیں گے, تو یقیناً یہ معاشرہ ترقی کرے گا, یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا, یہ خوبصورت معاشرے کی تشکیل جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی. لیکن جب ہم خود عمل نہیں کر رہے ہوں گے, ہمارے عمل ٹھیک نہیں ہوں گے, تو ہم کبھی بھی مثبت نتائج کی جانب نہیں بڑھ سکتے. تو سب سے زیادہ ضروری ہے سوچ کو بدلیں اگر اس معاشرے کو بدلنا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ایک اور زبردست ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.